एनिमे की स्टार्टिंग में हमें टाउन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ से स्ट्राइक हो रही होती है। तभी एक लड़की अपने मॉम के साथ वहाँ से भाग रही होती है, पर थोड़ी देर के बाद उसकी मॉम भी एक बड़ी सी लकड़ी के नीचे दब जाती है और वो लड़की अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप कहाँ हैं और वो बॉम्ब शटर भी कहाँ है। और फिर उस लड़की को भी भाई आग पूरी तरह से घेर लेती है और ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे मैजिक चल रहा हो और वो लड़की भी उस आग के अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में अपना मेन कैरेक्टर रोड क्रॉस करते हुए दिखाया जाता है और वो यहाँ पे बताता है कि वो एक 37 ईयर का नॉर्मल बंदा है। उसने अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा अच्छा किया ही नहीं, उसने ना आज तक कोई गर्लफ्रेंड बनाई और उसने कुछ अच्छा नहीं किया अपनी जिंदगी में। एंड अभी वो जा रहा है अपने ऑफिस वर्कर के किसी फ्रेंड से मिलने के लिए। थोड़ी देर के बाद हमें एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ रहा होता है और मेन कैरेक्टर से कहता है हेलो सर कैसे हो तुम, और उसके साथ एक लड़की भी होती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है ये लड़की इसीलिए लेकर आया होगा कि ये मुझको जला सके। और उसी वक्त हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है एंड में क्या मुझे तो मेरा मन का खाना मिल ही जाएगा क्योंकि ये लोग मुझे ट्रीट दे रहे हैं। और वो लोग होटल की तरफ जा ही रहे होते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि एक आदमी सामने से भागते हुए आ रहा है और जिसके हाथ में चाकू है। एंड वो जो बंदा था ना भाई, वो मेन कैरेक्टर के दोस्त के एकदम सामने आ गया था, लगता था जैसे उसे ही मार देगा ये चाकू। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने दोस्त को धक्का मार देता है और उसके लाइफ लग जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है और बोलता है मुझे बहुत पेन फील हो रहा है और मेरा ब्लड बहुत गर्म है। फिर हमें एक अननोन सी आवाज सुनाई देती है जो बोलती है पेन नोटिफिकेशन एक्टिवेट हो चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है यार क्या मैं सच में मर जाऊंगा, मेरा तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। और फिर से हमें वही अननोन आवाज सुनाई देती है जो बोलती है सेल्फ रेजिस्टेंस और हीलिंग प्रॉपर्टी सारी एक्टिवेट हो चुकी है। और फिर जो उसके दोनों दोस्त होते हैं वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ्रेंड से बोलता है भाई मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरे घर में जो हार्ड ड्राइव और कंप्यूटर पड़ा है उसे तुम जाकर पानी में डाल देना, अगर तुम इतना सा काम कर दोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सब सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है ठीक है। एंड फिर हमें वाली आवाज सुनाई देती है और वो बोलती है सब कुछ यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। एंड अब जो हमारा बंदा होता है उसकी बॉडी यहाँ पे धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है, उसे ऐसा फील होता है। एंड अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ये क्या, मेरी पूरी बॉडी तो लगता है मुझे डिसॉल्व हो चुकी है, मेरे हाथ पैर तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। एंड ये क्या, मेरी पूरी बॉडी तो मुझे स्लाइम की तरह महसूस हो रही है। फिर हमें यहाँ पे सीन पे एक स्लाइम टाइप का कुछ दिखाया जाता है और थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी के अंदर एक पूरा का पूरा प्लांट भी एब्जॉर्ब हो जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मैंने पूरा एक प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया, नॉर्मल ह्यूमन से नहीं कर सकते। थोड़ी देर के बाद अपनी बॉडी को डिस्कवर कर थोड़ी देर के बाद वो बोलता है ये सब प्लांट जो एब्जॉर्ब हो रहा है ये सब जा कहाँ रहा है मेरे शरीर में एंड इनका फायदा क्या है। थोड़ी देर के बाद हमें वही आवाज सुनाई देती है जो बोलती है ये सब प्लांट तुम्हारे स्टमक पे स्टोर हो रहा है तुम्हारी प्रीडिएटर वाली एबिलिटी की वजह से। एंड थोड़ी देर के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये कौन है और कौन बोल रहा है। एंड वही अननोन आवाज अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है मैं तुम्हारी एबिलिटी हूँ रीड सेज एंड मेरे वजह से तुम्हारे जितने भी रिफ्लेक्सेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे एंड येट तुम मुझसे बात तो कर ही सकते हो। एंड फिर ग्रीड सेज हमारे बंदे को समझाती है प्रीडिएटर के बारे में कि तुम किसी भी चीज को खाओगे और उसकी ताकत को अलग अलग वेज में यूज कर सकते हो और अगर तुम्हारे शरीर में कोई जहरीली चीज भी चली जाती है तो तुम्हारा शरीर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और तुम्हें कुछ हार्म नहीं होगा। एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर मतलब स्लाइम बोलता है कि मैंने ये जो प्लांट्स खाए इनका फायदा क्या होगा। एंड फिर ग्रीड सेज बताता है ये जो तुमने ये प्लांट्स खाए ये एक तरह के हीलिंग प्रॉपर्टीज वाले प्लांट्स है, ये तुम्हारी हीलिंग करेंगे एंड ये प्लांट हीलिंग के मामले में बहुत ही ज्यादा टॉप नंबर पे आते हैं और ये किसी भी चोट को सही कर सकते हैं। एंड फिर वो जो स्लाइम होता है वो कहता है मेरे पास और कोई तो काम है ही नहीं तो इसलिए मैं पूरे प्लांट्स ही खा जाता हूँ और वो कई दिनों तक वो प्लांट्स को खाता रहता है। एंड सारे प्लांट्स खाने के बाद हमारा स्लाइम जाके एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और उसकी भी पावर पूरी ऑब्जर्व कर लेता है। फिर हमें ग्रीड सेज बताती है कि वो पत्थर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। एंड हमारे स्लाइम भाई जो होते हैं वो सारे के सारे पत्थर की पावर भी जाकर ऑब्जर्व कर लेते हैं। एंड ये सब करते करते हुए एक ऊंची जगह से गिर जाता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है पर उसे पेन नहीं फील हो रहा होता है। फिर ग्रीड सेज बोलती है कि तुम्हें पेन नहीं फील होगा क्योंकि तुम्हारे पास पेन नोटिफिकेशन है और तुम्हारे जितने भी इंजरी होंगे वो सब रिकवर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। एंड लगता है तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ पता नहीं क्योंकि तुम मुझे सुन ही नहीं सकते और तुम मुझे तो देख ही नहीं सकते। फिर इसके सुनने के बाद ड्रैगन बोलता है तुम मुझे बेवकूफ बोल रहे हो, तुम्हें शायद पता नहीं मैं कौन हूँ। ये सब सुनकर हमारा स्लाइम बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ पे स्लाइम बोलता है भाई तुम
तुम मुझको सुन भी सकते हो, मुझे नहीं पता था यहाँ पे माइंड रीड करने वाले भी बंदे होते हैं। फिर ड्रैगन बोलता है चलो कोई बात नहीं, अगर तुम देख और सुन नहीं सकते तो क्या हुआ, मैं तुम्हें देखने और सुनने की एबिलिटी दे दूंगा। और ये सब सुनकर स्लाइम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये सब बहुत ज्यादा औसम होगा। लेकिन ड्रैगन फिर बोलता है तुम्हें इसके लिए एक शर्त पूरी करनी होगी, तुम मुझसे डरोगे नहीं और रोज मुझसे मिलने भी आओगे। एंड ये सुनकर स्लाइम बोलता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मुझे ये शर्त मंजूर है। एंड उसके थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर एंड स्लाइम के बीच कुछ कनेक्शन टाइप का स्टैब्लिश होता है, जिसकी वजह से स्लाइम सब कुछ भाई तुम तो ड्रैगन हो। एंड फिर वो ड्रैगन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हूँ 4th ग्रेड। एंड फिर बोलता है कि चलो मैं फिर कभी तुमसे मिलने आऊंगा। एंड यहाँ पे ड्रैगन गुस्साते हुए बोलता है कि मुझे पागल समझ रखा है क्या, तुम अभी यहीं की यहीं रुकोगे। एंड इसको सुन के स्लाइम बहुत ज्यादा डर जाता है एंड बोलता है चलो मैं थोड़ी देर यहीं रुक जाऊंगा। एंड भाई यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो बताने लगता है कि मैं यहाँ पे कैद हूँ 300 साल से और मैंने 300 साल से किसी से बात भी नहीं की है। एंड तुम पहले स्लाइम हो जो तुम यहाँ पे आए हो। एंड फिर स्लाइम बोलता है तुम यहाँ पे 300 साल से बंद हो। एंड फिर ड्रैगन बोलता है कि तुम मुझे एक नॉर्मल स्लाइम नहीं लगते, क्योंकि नॉर्मल स्लाइम के पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहती और वो पागलों की तरह भटका करते हैं। तुम्हारे पास तो सेल्फ अवेयरनेस है एंड तुम मैजिक भी बहुत अच्छा कर लेते हो, कुछ तो है तुम्हारे अंदर। एंड फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो ड्रैगन को अपनी स्टोरी बताता है कि मैं पहले ह्यूमन था एंड मैं यहाँ पे रिकार्नेट होकर स्लाइम बन चुका हूँ। फिर ड्रैगन बोलता है अच्छा रिकार्नेट मतलब तुम भी अदर वर्ल्डर हो यहाँ पे। फिर स्लाइम बोलता है क्या यहाँ पे दूसरे लोग भी आते हैं अदर वर्ल्ड से। फिर ड्रैगन बोलता है हाँ, लेकिन वो तुम्हारी तरह अनयूजर वे में नहीं आते, वो लोगों को 30 मैजिशियन लगते हैं एक बाहर के वर्ल्ड के पीपल को बुलाने में। एंड वो लोग मिलकर एक हफ्ते तक मैजिक करते हैं, जिसकी वजह से एक बाहर से पीपल आता है जिसके पास ग्रेट एबिलिटी होती है। एंड फिर स्लाइम बोलता है कि तुम अच्छा बताओ तुम यहाँ पे 300 साल से कैद क्यों हो, तुमने कोई जुर्म करा था क्या। एंड फिर ड्रैगन बोलता है मैं खुश हुआ तुमने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। एंड ड्रैगन फिर बताना चालू करता है कि 300 साल पहले मैंने गुस्से में आके एक पूरा का पूरा टाउन बर्बाद कर दिया था। ये सुनकर स्लाइम बोलता है कि तुम पागल हो गए थे क्या, तुमने पूरा का पूरा टाउन बर्बाद कर दिया। फिर ड्रैगन कंटिन्यू करता है एंड बोलता है एक ग्रेट हीरो आया, वो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल था एंड वो भी वही दूसरी दुनिया से आया हुआ था। एंड उस बंदे ने मुझको बहुत ही बुरी तरह से हराया एंड मुझे इस प्रिजन में बंद कर दिया। एंड फिर यहाँ पे स्लाइम बोलता है कोई ग्रेट हीरो क्या, यहाँ पे कोई मैजिक वगैरह भी होता है। एंड फिर स्लाइम बोलता है तुम 300 साल से बंद हो, मैं भी ये फील कर सकता हूँ क्योंकि 37 ईयर्स मैंने बहुत बेकार काटे थे एंड मैं फिर फील कर सकता हूँ तुमने तो 300 ईयर्स काटे हैं ऐसे बंद में। इसके बाद स्लाइम बोलता है क्यों ना हम लोग फ्रेंड्स बन जाए। एंड ये सब सुनकर ड्रैगन बोलता है क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करने के सोच रहे हो। फिर ये सब सुनकर हमारा स्लाइम बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें फ्रेंडशिप नहीं करना है तो नहीं करो। एंड भाई यहाँ पे ड्रैगन बोलता है मैंने कब कहा मुझे नहीं करनी, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था। एंड फिर ड्रैगन बोलता है ऐसी बात है तो चलो ठीक है आज से हम लोग फ्रेंड्स। एंड फिर ड्रैगन बोलता है ऐसी बात है तो चलो आज से हम लोग फ्रेंड्स हैं। एंड फिर हमारा स्लाइम अपना छोटा सा हाथ बढ़ाता है एंड ड्रैगन अपने नाखून से दोनों लोग अपने आपस में फ्रेंडशिप करते हैं एंड वो लोग अपनी फ्रेंडशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। एंड बाकी यहाँ पे हमारा स्लाइम बताता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 37 ईयर्स के बाद किसी से दोस्ती करूंगा एंड दूसरे वर्ल्ड में। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो उसका दोस्त था वो उसका हार्ड ड्राइव एंड लैपटॉप एक पानी में डालकर बोलता है सेंपाई तुम जहाँ भी हो तुम खुश रहना। एंड इसी के साथ हमारा 1 एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर आप लोग यहाँ तक बने हुए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सेकेंड एपिसोड के स्टार्टिंग में ड्रैगन एंड स्लाइम आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे स्लाइम बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम 300 साल से बंद हो क्योंकि तुम मेरे आज से फ्रेंड हो। एंड ये सब सुनकर ड्रैगन 4th ग्रेटेस्ट ड्रैगन है, अगर उसने उसको नाम दिया तो उसके पास डिवाइन पावर भी आ जाएगा। एंड यहाँ पे ड्रैगन बोलता है मेरे पास नाम तो है पर मेरे पास फैमिली नेम नहीं है, तुम मुझे फैमिली नेम दोगे और मैं तुम्हें नाम दूंगा। एंड स्लाइम अपने मन में सोची। इसके बाद स्लाइम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एंड बोलता है मैं हूँ रीब्रू टेम्पेस्ट। फिर हमें दूसरी तरफ 2 लोगों को दिखाया जाता है। एक आदमी दूसरे आदमी से बोल रहा होता है कि यहाँ पे जो ड्रैगन 300 साल से कैद था प्रिजन के साथ, वो प्रिजन के साथ ही गायब हो चुका है। एंड दूसरा आदमी बोलता है हाँ, इसकी वजह से जो दूसरे मॉन्स्टर भी थे वो काफी ज्यादा बेकाबू हो गए हैं और क्योंकि यहाँ पे जब तक वेंडोरा था उसने सब कुछ संभाल के रखा हुआ था कर सकते हैं। और अभी तक रिब्रू ने काफी सारे मॉन्स्टर मार दिए थे और जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर की एबिलिटी रिब्रू के अंदर आ चुकी थी। एंड इसके बाद रिब्रू स्पाइडर वाली एबिलिटी यूज करके इधर उधर जा रहा होता है। एंड इसके बाद रिब्रू स्पाइडर की एबिलिटी यूज करके एक जाल बनाता है जिसके अंदर एक चिमगादड़ फंस जाता है एंड रिब्रू उस चिमगादड़ को भी खा जाता है। एंड काफी दिनों तक रिब्रू ये सब करने के बाद वो पहुंच चुका है एग्जिट गेट के पास। एंड वो गेट को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो
जाता है और बोलता है फाइनली मुझको गेट मिल ही गया। लेकिन तभी वो दरवाजा खुलने लगता है, उसको देख के रिब्रू की आंखें बाहर आ जाती हैं और फिर हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा नूब लग रहे थे। एंड फिर हमारा रिब्रू जो होता है वो छुप जाता है एंड बोलता है मुझे इनकी बातें कैसे समझ आ रही हैं। यहाँ पे जो ग्रीड सेज होती है वो एक्सप्लेन करती है कि ये जो तुम्हें बातें ये मैजिक स्टेज नामक एक एबिलिटी से तुम्हें मिल रही हैं एंड तुम इनसे बात भी कर सकते हो इसी सेम एबिलिटी का यूज करके एंड सोनिक वेव का यूज करके। एंड कुछ ही देर में उन तीनों में से एक बंदा बोलता है मैं अपनी ट्रांसपेरेंट वाली एबिलिटी यूज करने वाला हूँ और वो लोग गायब हो जाते हैं। और इसको देख के रिब्रू एक बार फिर से शॉक हो जाता है और बोलता है भाई ये गए कहाँ। एंड थोड़ी देर के बाद जो हमारा रिब्रू होता है वो दरवाजे के सहारे से बाहर निकल जाता है एंड रिब्रू पहले बार अपनी बाहर की जिंदगी देख रहा होता है एंड बोलता है फाइनली मैं आजाद हो चुका हूँ। और रिब्रू हंसते खेलते जा रहा होता है, तभी रिब्रू को एक गॉब्लिन का बहुत बड़ा झुंड मिलता है जो उससे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं एंड उनके जो औजार थे वो भी बहुत टूटे फूटे थे, लग नहीं रहा था कि वो कुछ कर भी पाएंगे। फिर वो गॉब्लिन में से एक गॉब्लिन बोलता है कि सर आप कहाँ से आ रहे हो, आपकी पावर इतनी ज्यादा है कि हम आपका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गॉब्लिन बोलता है हमें आपकी मदद चाहिए। और उसके बाद रिब्रू बोलना स्टार्ट करता है सोनिक वेव का यूज करके, पर वो इतनी तेज बोल देता है कि सारे गॉब्लिन जमीन पर गिर जाते हैं। फिर वो सारे गॉब्लिन नहीं है एंड फिर उनमें से एक गॉब्लिन बोलता है कि सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरे साथ मेरे गाँव चलिए। एंड वो लोग रिब्रू को ऊपर बैठा के एक बूढ़ा गॉब्लिन और एक जवान गॉब्लिन उससे प्रार्थना कर रहे होते हैं कि प्लीज हमारी। एंड फिर वो जो बूढ़ा गॉब्लिन होता है वो बताता है कि वो राजा एंड वो उसके बगल में जो जवान गॉब्लिन होता है वो बताता है कि वो राजा का बेटा है। एंड वो लोग बताना शुरू करते हैं कि उनके गॉड जब से गायब हुए हैं तो उनके ऊपर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं एंड उनके पास इतनी आर्मी नहीं है कि वो लोग उनको डिफेंड कर सके। एंड फिर रिब्रू बोलता है कि मैं तो एक सिंपल से स्लाइम हूँ, तुम लोग मुझसे इतना सब क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर रिब्रू से गॉब्लिन बोलते हैं कि सर हमें पता है आप कितने पावरफुल हो, आपका ऑरा सब कुछ बता रहा है। इसके बाद रिब्रू सेज से बोलता है कि तुम मुझे अब मेरा ऑरा दिखाओ कैसे का दिखता है। और फिर सेज अपना मैजिक सेंस यूज करके उसको दिखाती है कि उसका ऑरा कितना पावरफुल है। एंड रिब्रू यहाँ पे पसीने से लथपथ हो जाता है कि इसी वजह से लोग मुझसे डर रहे हैं और मुझे पता भी नहीं था मेरा ऑरा इतना पावरफुल है। एंड इसके बाद रिब्रू बोलता है कि अच्छा तुम लोगों को मालूम पड़ ही गया, तुम लोग बहुत चालाक हो। हाँ। एंड इसके बाद रिब्रू बोलता है कि वो 3 चंट को क्यों नहीं पता चला कि मेरा ऑरा इतना स्ट्रांग है। एंड फिर वो ओल्ड गॉब्लिन बताना शुरू करता है कि यहाँ पे रोज वुल्फ अटैक करते हैं और इनकी जितनी भी गॉब्लिन सेना है सबको घायल कर देते हैं। फिर रिब्रू बोलता है कि इसके बदले मुझको क्या मिलेगा। और रिब्रू अपने मन में सोचता है कि मुझको इनसे कुछ चाहिए तो नहीं, लेकिन ऐसे मजा भी तो नहीं आता। फिर वो ओल्ड गॉब्लिन बोलता है कि हम अपनी लॉयल्टी आपके हाथ में कर देंगे अगर आप हमारी मदद करेंगे तो। उसके बाद वो ओल्ड गॉब्लिन रिब्रू के सामने झुक जाता है एंड उसके बाद रिब्रू को अपने कुछ पुराने सीन याद आते हैं कि उसके ऑफिस के कैसे एम्प्लॉय उसके सामने ऐसे झुका करते थे अपना काम करवाने के लिए। एंड रिब्रू हमेशा हेल्प कर देता था और सारे गॉब्लिन भागने लगते हैं। एंड बाहर आके जो गॉब्लिन का राजा होता है वो सबको शांत कराता है कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। एंड उतने में रिब्रू आता है और बोलता है तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। एंड उसके बाद जितने भी थैंक्स अलॉट सर, आप मेरी मदद कर रहे हैं। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। एंड रिब्रू बताता है उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, उसने गॉब्लिन को अपने अंदर रखा और वो हीलिंग प्लांट्स की वजह से उसको हील कर दिया। एंड इसके बाद रिब्रू सारे गॉब्लिन्स को क्योर करता जाता है और ओल्ड गॉब्लिन के पास फेंकता जाता है। और ये सब मैजिक देखने के बाद वहाँ के सारे गॉब्लिन्स उसके सामने झुक जाते हैं एंड कहते हैं आप बहुत ग्रेट हो सर। एंड वही हमें दूसरी तरफ वुल्फ और वुल्फ का लीडर दिखाया जाता है। और वुल्फ का लीडर बोलता है जैसे कि तुम लोगों को पता है यहाँ पे वेंडोरा गायब हो चुका है एंड उसमें जो बैरियर लगाई थी उसके साथ वो भी गायब हो चुकी है। एंड ये बहुत ही अच्छा मौका है उन ना समझ और कमजोर गॉब्लिन को मार देने का और उनकी जगह पर कब्जा कर लेने का। और फिर वुल्फ का लीडर बोलता है साथियों क्या तुम लोग तैयार हो, और सारे के सारे वुल्फ आउल करने लगते हैं। एंड फिर वुल्फ का लीडर बोलता है हम अपने नाखून और दांतों की वजह से सबको मारकर फेंक देंगे। एंड ये सब कहने के बाद वो अपनी पूरी टीम को एंड इसके बाद वुल्फ का लीडर बोलता है ये सारी स्टिंग्स मुझको नहीं रोक पाएंगी और वो सारी स्टिंग को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। एंड वैसे ही रिब्रू अपनी स्किल का यूज कर उसे ऊपर बांध देता है। एंड इसके बाद जो सारे के सारे वुल्फ होते हैं वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटते हैं। एंड वुल्फ का लीडर बोलता है मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तभी रिब्रू अपना वाटर ब्लेड यूज करके उसकी गर्दन को अलग कर देता है और उसका सर पूरा कट कर नीचे गिर जाता है। एंड इसके बाद रिब्रू सारे वुल्फ से बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी हाल तुम्हारे लीडर के जैसा हो पड़ेंगे, क्योंकि ये तो नहीं जाने वाले। एंड फिर उनका जो लीडर होता है उनको रिब्रू अब्सॉर्ब कर लेता है अपने प्रीडिएटर एबिलिटी की वजह से। एंड ग्रीस से बताती है कि तुम्हारे पास पूरे वुल्फ की एबिलिटीज आ चुकी हैं। एंड रिब्रू उस लीडर वुल्फ की एबिलिटी का यूज करके सेम टू सेम उसी वुल्फ जैसा बन जाता है। एंड सारे वुल्फ से बोलता है कि तुम सारे के सारे पीछे चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। एंड फिर रिब्रू उस वुल्फ की स्किल का यूज करता है एंड बहुत ही तेज हाउल करता है। एंड आपको तो पता है जो वुल्फ में सबसे ज्यादा हाउल करता है वही लीडर होता है।
एंड यहाँ पे रिब्रू सबसे ज्यादा तेज हाउल कर रहा होता है एंड जितने भी वुल्फ होते हैं वो रिब्रू के पास आ जाते हैं और अपने आप को बो डाउन कर करके रिब्रू को नया लीडर मान लेते हैं। उसके बाद रिब्रू बोलता है चलो ये भी ठीक है एंड नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे गॉब्लिन्स एंड वुल्फ एक साथ इकट्ठा थे एंड रिब्रू उन लोगों के सामने बैठा हुआ था। एंड जैसा कि तुम लोग जानते हो अब हम लोग एक ही टीम में है तो कोई आपस में नहीं लड़ेगा एंड हम सबको अपने एक ही टीम की तरह आगे बढ़ना है और एक ही फैमिली की तरह आगे बढ़ना है। एंड ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे एंड इसके बाद रिब्रू कहता है ये सब तो ठीक है पर इनका नाम क्या है। एंड फिर रिब्रू सबसे एल्डर वाले गॉब्लिन से पूछता है इन सबका नाम क्या है, जिसको सुनकर एल्डर गॉब्लिन बोलता है कि भाई यहाँ पे नॉर्मल लोगों के पास नाम नहीं होते हैं और ना ही हमारे किसी गॉब्लिन के पास नाम है। एंड ये सुनकर रिब्रू बोलता है चलो कोई बात नहीं और मैं सबको नाम दूंगा। और ये सुनकर गॉब्लिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनके मुंह भी खुले के खुले रह जाते हैं। एंड यहाँ सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, खासकर वो एल्डर गॉब्लिन, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉब्लिन और वुल्फ बहुत ज्यादा खुश होकर एक लाइन बनाकर रखे हुए हैं एंड यहाँ देता है और वो नाम बहुत ही ज्यादा अजीब देता है और वो नाम होता है रीगुड। एंड वो जो एल्डर गॉब्लिन होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये सब सुनने के बाद रिब्रू हमारा थोड़ा बहुत शर्मा जाता है एंड यहाँ पे वो एल्डर गॉब्लिन के बेटे को नाम देता है रीबुक और वो दोनों के दोनों इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो रिब्रू के आगे बो डाउन करने लगते हैं और फिर वो सारे के सारे गॉब्लिन्स को यहाँ पर नाम दे देता है। फिर बारी आती है वे वुल्फ की एंड फिर जो पहले वाले वुल्फ होता है उसके सर में स्टार बना होता है तो एंड फिर रिब्रू कहता है कि ये वुल्फ है तो मैं उनको अपनी फैमिली का नाम दूंगा और वो पहले वाले वुल्फ का नाम रखता है रंगा। एंड ये नाम देने के बाद भाई रिब्रू एकदम से टिघलने लगता है जिसको देखकर सब डर जाते हैं। और यहाँ पे जो गेट सेज होती है वो बताती है कि क्योंकि तुमने अपने मैजिकल एबिलिटीज का बहुत ज्यादा यूज कर लिया है नाम देने में तो तुम इस वजह से टिघल रहे हो और तुम 3 दिन तक कुछ मूवमेंट नहीं कर पाओगे, अभी तुम्हें 3 दिन लगेगा फुल रिकवरी के लिए। एंड फिर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिब्रू बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिखता है और बोलता है फाइनली मेरी पूरी मैजिकल पावर्स वापस आ चुकी है एंड भाई यहाँ पे साउंड पूरे ठीक हो चुके हैं। एंड यहाँ पे वो गॉब्लिन रिब्रू का सर सहलाते हुए बोलती है मैं बहुत ज्यादा खुश हुई कि आप यहाँ पे दोबारा से जिंदा हो गए। तो यहाँ पे रिब्रू सोच रहा हो ये कौन थी। एंड फिर जो यहाँ पे रीगुड होता है एल्डर गॉब्लिन यहाँ का, जिसको देखकर रिब्रू की आंखें बाहर आ जाती है और वो बोलता है ये कौन है। एंड इसके बाद रिगुड पूरी कहानी बताता है कि आपने जो नाम दिया तो उसकी वजह से हम ये पूरा इवॉल्व हो चुके हैं। एंड फिर रिगुड यहाँ पे अपनी मसल्स दिखाने लग जाता है और बताता है कि वो कितना पावरफुल है। एंड तभी रिब्रू यहाँ पे बोल रहा होता है तभी ये लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड थे नाम के लिए। ये शॉट सुनने के बाद रंगा भी यहाँ पर दिखाया जाता है कि सारे के सारे गॉब्लिन्स एंड जितने भी बेयर वुल्फ हैं सारे के सारे इवॉल्व हो चुके हैं। एंड भाई सारे के सारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े और मिच्योर दिख रहे थे। एंड बाकी यहाँ पे जो ग्रीड सेज होती है वो बताती है कि सारे के सारे गॉब्लिन्स यहाँ पे बहुत बड़े और मिच्योर हो चुके हैं। और फिर रिब्रू सोचता है ये सारे के सारे वेवुल्फ कैसे रिवॉल्व हुए। फिर रिब्रू रंगा को अपने पास बुलाकर पूछता है और बोलता है मैंने तो बस तुम्हें नाम दिया था, बाकी लोगों को यहाँ पे नामकरण कैसे हो गया। तो रंगा बताता है मास्टर आप। एंड रंगा बताता है कि हमारे क्लैन का नाम है टेम्पेस्ट वुल्फ, जिसको सुनकर रिब्रू बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है और रंगा भी अपनी पूंछ हिलाने लगता है जिसकी वजह से रिब्रू नीचे गिर जाता है। एंड फिर हम लोग देखते हैं रिब्रू ने पूरी की पूरी सभा बुला ली है और उसने एक सफेद कलर पर किसी का कोई रिएक्शन नहीं आता और रिब्रू बोलता है कि यार तुम लोगों को मेरा मजाक भी नहीं समझ आया। फिर वो बताता है यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली है और हमें यहाँ पे 3 चीजों का ध्यान रखना है। एंड सबसे पहला है खाना, दूसरा है शेल्टर एंड तीसरा है कपड़े। एंड फिर रिब्रू बताता है यहाँ पे 3 रूल भी होने वाले हैं क्योंकि जो फल और वेजिटेबल होंगे वो गॉब्लिन्स इकट्ठा करेंगे एंड जो मीट वगैरह होगा वो वुल्फ जाकर इकट्ठा करेंगे। बाकी घर इनको बनाना तो आएगा नहीं, इन्होंने अभी भी टूटा फूटा घर ही बनाया है। एंड फिर वो बोलता है कपड़े, हाँ कपड़े की इनको सख्त जरूरत है क्योंकि इनके पास कपड़े कोई भी ढंग के नहीं है, जो कि वो एक लड़की को देखते हुए बोल रहा था। बाकी फिर वो रिगुड से बोलता है क्या कोई यहाँ पे ऐसा बंदा है जो कपड़े बना सकता है, जहाँ पे रिगुड बताता है कि हाँ कुछ ऐसे बंदे हैं अपने पास, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कपड़े बना सकते हैं एंड जो कि वो एक ह्यूमन टाउन में रहते हैं एंड वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। एंड यहाँ पे रिब्रू इमेजिन करता है कि यहाँ पे वो ओल्ड टाइम के जरूर कलाकार होंगे जो पुराने समय में ऐसे कपड़े पहना करते थे। एंड इसके बाद रिब्रू उन 4 लोगों का ग्रुप लेकर उस टाउन की तरफ बढ़ जाता है। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग काफी ज्यादा तेजी से जा रहे हैं क्योंकि वो वुल्फ बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। एंड यहाँ पे रिब्रू बोल रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ह्यूमन से मिलने वाला हूँ। एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे दिखाया जाता है कि रिब्रू यहाँ पे रंगा के ऊपर बैठकर सफर कर रहा है और बाकी भी गॉब्लिन सफर तय कर रहे हैं जहाँ पे ये कुछ कलाकारों को ढूंढने के लिए जा रहे हैं।
एंड यहाँ पे रिब्रू हम लोगों को बताता है कि मैं रिग्रूर और 2 और बंदों के साथ जा रहा हूँ और यहाँ पे हमें गोबिता जो है लीड कर रहा है। एंड आगे हमें दिखाया जाता है कि गोबिता सबसे आगे चल रहा है एंड रिब्रू रंगा के ऊपर उसके पीछे चल रहा है। एंड बाकी ये लोग सफर जो है बहुत ही जल्दी तय कर रहे थे और ये लोग बस सिटी पहुंचने ही वाले थे। एंड जैसे ही यहाँ पे इवनिंग हो जाती है ये लोग रेस्ट लेने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। एंड यहाँ पे जो रिब्रू होता है ये रिगुर से पूछता है कि यहाँ पे तुम्हारे बड़े भाई को किसने नाम दिया था। तो यहाँ पे रिगुर बताता है कि यहाँ पे उसको जिसने भी नाम दिया था वो ड्यूमन लॉर्ड के अंडर में काम करता था एंड उसने चलते फिरते अपने सिर्फ मजे के लिए उसको एक नाम दे दिया था। बाकी रिब्रू अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे ड्यूमन लॉर्ड्स भी हैं एंड मैंने वंडराओ के मुंह से सुना था कि यहाँ पे हीरोज भी हैं। एंड भाई ये तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद रिब्रू रंगा से बात करता है और बोलता है मैंने तुम्हारे फादर को मार दिया है एंड मुझे पक्का पता है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो पर तुम ले क्यों नहीं रहे हो। तो यहाँ पे रंगा बताता है कि मैं रिवेंज लेना चाहता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि हमारे हारने के बावजूद भी आपने हमें माफ किया और हमें यहाँ तक लेकर आए और आपने हम सभी वुल्फ को अपना नाम भी दिया। बाकी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कैंप फायर लगाए हुए हैं एंड बाकी यहाँ पे रिब्रू सबसे पूछ रहा होता है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं ये कैसी जगह है एंड वहाँ पे क्या क्या सीन होता है और वहाँ पे मॉन्स्टर जाएंगे तो क्या वो लोग अलाउ करेंगे। एंड यहाँ पे गुप्ता बताना शुरू करता है कि उस जगह पे ह्यूमंस, मॉन्स्टर एंड एल्फ सब रह सकते हैं एक साथ और आपको ये सब चीजों की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड इसी वजह से वहाँ का जो राजा है उसको हीरो किंग के वजह से भी जाना जाता है। एंड ये सब सुन के रिब्रू के मन में एल्फ चलने लग जाती है कि भाई वहाँ पे एल्फ भी होंगी। एंड आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग टाउन के एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं और बाकी हमें यहाँ पे रिब्रू बताता है कि हमें बताया गया था कि यहाँ पे हमें पहुंचने के लिए 2 महीना लगेगा पर हम लोग वुल्फ की वजह से यहाँ पे बस 3 ही दिन में पहुंच गए। एंड बाकी यहाँ पे रिब्रू अभी भी एल्फ के बारे में सोचकर शर्मा रहा होता है। एंड यहाँ पे रिब्रू बताता है कि मैं गोपिता के साथ अंदर जा रहा हूँ और तुम सब लोग यहीं रुकना क्योंकि हम सब एक साथ जाएंगे तो सबका अटेंशन हम ही लोग के ऊपर ग्रैब हो जाएगा। एंड बाकी हम लोगों को दिखाया जाता है कि रिब्रू और गुप्ता एक लाइन में लग चुके हैं जो कि इंटरेस्ट की लाइन थी और वो बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन थी जिसमें हम लोग मॉन्स्टर्स और ह्यूमन दोनों ही को एक साथ देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर पर रिब्रू और गुप्ता को 2 लोग परेशान करने आ जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे देखो वीकलिक्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे गुप्ता रिब्रू से बताता है कि हम लोग यहाँ पे जब भी आते हैं तो ये लोग हमें तंग करते हैं क्योंकि हम लोग वीक हैं। एंड जिसको सुनकर रिब्रू को बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है। अब उन दोनों बंदे में से एक बंदा बताता है कि ये देखो बोलने वाला स्लाइम, अगर हमने इसको बेच दिया तो हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो पानी था वो सर के ऊपर से निकल चुका था। अब यहाँ पे रिब्रू गुप्ता से बोलता है कि तुम अपने मुंह और कान बंद कर लो क्योंकि अब जो भी होने वाला है वो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे रिब्रू बोलता है कि मैं एक बहुत अच्छा स्लाइम हूँ तो तुम लोग अपने स्टेप पीछे कर लो कि इससे पहले मुझे कुछ करना पड़े। एंड भाई यहाँ पे जो स्लाइम होता है वो टेम्पिस्ट स्टार वुल्फ का फॉर्म लेता है जो कि बहुत बड़ा होता है। एंड इसको देखकर वो आदमी थोड़ा सा डरते तो हैं पर बोलते हैं कि इसने तो बस अपना शेप ही चेंज किया है एंड इसकी पावर भी अभी उतनी ही होगी। और अपने टीममेट से बोलता है कि आ जाओ इसकी ऐसी तैसी करते हैं। और यहाँ पे वो लोग अपनी पूरी मैजिक यूज करते हैं और पूरी पावर लगाते हैं पर रिब्रू को एक स्क्रैच तक नहीं आता। एंड फिर रिब्रू कहता है कि अब बस तुम लोगों का हो गया, अब मेरी बारी है। एंड फिर रिब्रू बोलता है अब मेरी बारी है। एंड फिर हमारा रिब्रू अपनी स्किल यूज करके बहुत तेज दौड़ता है जिससे उनकी शील्ड भी टूट जाती है और वो लोग बहुत दूर उड़कर गिरते हैं। एंड बाकी हमें फिर ग्रीड सेज बताती है कि एंड यहाँ पे 16 जो लोग हैं वो भाग चुके हैं, 68 लोग फेट हो चुके हैं, 92 लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं। एंड फिर वो सोल्जर्स आते हैं और बोलते हैं ये तुमने क्या किया। जब वो देखते हैं ये स्लाइम है और भाई वो बहुत ज्यादा शॉक थे। और हमें दिखाया जाता है कि गुप्ता अभी भी अपनी आंखें कान मुंह बंद करके बैठा हुआ है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि रिब्रू और गुप्ता को इन लोगों ने जेल में डाल दिया है। एंड रिब्रू अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि उसके साथ जो भी हुआ। एंड उसको सुनकर ये जो बंदा होता है वो बताता है कि हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो और तुमने जो भी चीज बताई है वो इस रिपोर्ट से मैच कर रही हो और तुम सच बोल रहे हो और तुम बहुत जल्दी ही यहाँ से आजाद भी हो जाओगे। और बाकी इस बंदे का नाम काइडू होता है। थोड़ी देर के बाद उसका एक टीममेट भाग के आता है एंड वो बोलता है हमारे जो टीममेट्स है वो बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं और उनको प्रॉपर इलाज की जरूरत है। एंड अगर उनको ये टाइम पर नहीं मिलता तो उनका कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे काइडो बहुत ज्यादा परेशान हो जाने लगता है कि अब क्या करे क्योंकि हमारे पास ना ही मेडिसिन है और ना ही कुछ है। एंड फिर रिब्रू काइडो के टैप करता है एंड कहता है सर पीछे तो देखो। एंड रिब्रू एक पूरा बैरल प्योर प्यूशन से भर के रखता है। एंड रिब्रू हमारा बताता है कि ये प्योर प्यूशन किसी भी तरह से यूज हो सकता है, या तो आप इसे किसी चोट पर लगाओ या तो इसे आप पी लो, ये हर तरह से काम करेगा। एंड काइडो जो होता है वो उस पोशन को निकाल के वहाँ से ले जाता है। एंड यहाँ पे रिब्रू जो होता है वो अपनी एबिलिटी यूज करके खेल रहा होता है। एंड वो गुप्ता को उल्टा लटका देता है और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहा है। एंड थोड़ी देर के बाद वो सारे के सारे सोल्जर्स वापस आते हैं एंड कहते हैं थैंक यू,
क्योंकि रिब्रू ने जो उसे पोषण दिया था वो बहुत बढ़िया काम कर रहा था। और यहाँ पे काइडो बोलता है कि तुमने जो पोषण दिया वो इतना अच्छा पोषण था कि उसने पूरी इंजरी हील कर दी और मैंने आज तक कभी ऐसा पोषण नहीं देखा। एंड बाकी जो काइडो होता है वो यहाँ पे रिब्रू को खाने के लिए इन्वाइट करता है एंड बोलता है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प कर दी, अब हम तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इस पे रिब्रू बोलता है कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड स्मिथ हो। तो भाई काइडो जो होता है वो उसको एक जगह ले जाता है जो स्वॉर्ड स्मिथ की जगह होती है एंड जहाँ पे वो अंदर चले जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि ये स्वॉर्ड स्मिथ अपनी एक स्वॉर्ड बना रहा है। और वो काइडो से बोलता है कि और काइडो तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। एंड यहाँ पे काइडो बताता है कि रिब्रू ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, इसके प्योर पोषण की वजह से मेरे पूरे सोल्जर सही हो सके हैं। स्वॉर्ड स्मिथ होता है वो रिब्रू को बहुत ज्यादा शुक्रिया करता है एंड बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रिब्रू अपनी थोड़ी बहुत डिमांड्स बताता है पर वो स्वॉर्ड स्मिथ कहता है सॉरी अभी तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज्यादा काम है। और वो जो अभी स्वॉर्ड बना रहा है वो काफी ज्यादा मुश्किल स्वॉर्ड है और उसके लिए एकदम फाइनेस्ट मटेरियल चाहिए होता है। उसको एकदम सही से फोर्स नहीं किया गया तो वो एकदम बेकार है। और वो स्वॉर्ड स्मिथ बताता है कि मुझे एक बहुत ही मनहूस किंग ने ऑर्डर दिया है और उसने कहा है मुझसे 20 स्वॉर्ड बनाने के लिए, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर। और मैं इस स्वॉर्ड को बनाने के लिए मना कर रहा था पर उसने कहा कि अगर तुम एक प्रोफेशनल स्वॉर्ड स्मिथ हो तो तुम्हें ये बनाना आना चाहिए। और यहाँ पे स्वॉर्ड स्मिथ बोलता है कि मुझे जो मटेरियल चाहिए उसकी भी बहुत ज्यादा कमी और वो मेरे पास ज्यादा है भी नहीं। और यहाँ पे स्वॉर्ड स्मिथ बताता है कि मेरे गंदे वही स्वॉर्ड मटेरियल लेने गए थे जिसको मॉन्स्टर्स ने घायल कर दिया था, जिसको रिब्रू ने हील किया था। एंड यहाँ पे स्वॉर्ड स्मिथ बताता है कि मेरे पास इतना मटेरियल नहीं है कि मैं उनकी 20 स्वॉर्ड बना पाऊँ और वो भी एक हफ्ते के अंदर। ये एकदम से इम्पॉसिबल वाली बात है। तो अब जो हमारा रिब्रू होता है वो अपने अंदर से एक बहुत ही ज्यादा मैजिकल क्रिस्टल निकाल कर देता है एंड वो क्रिस्टल को देख के वो स्वॉर्ड स्मिथ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि उसने इतना प्योरेस्ट क्रिस्टल कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। एंड वो बोलता है ये तो मैजिकल क्रिस्टल है, ये तो बहुत ज्यादा प्योर है। तो इस पे यहाँ पे रिब्रू बोलता है कि इसको जरा ध्यान से देखो। तो वो स्वॉर्ड स्मिथ अपना चश्मा उतारता है और ध्यान से देखता है कि ये तो मैजिकल क्रिस्टल के साथ साथ प्योरेस्ट क्रिस्टल भी है। एंड वो बोलता है कि ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा और बोलता है कि एक बार मेरा काम खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। एंड यहाँ पे रिब्रू बताना शुरू करता है कि मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कि बस तुम मेरे गॉब्लिन्स के विलेज आओ और उनको बताओ कि ये आर्म्स और वेपन्स कैसे बनाए जाते हैं एंड शेल्टर्स यहाँ पे कैसे फॉर्म किए जाते हैं। एंड रिब्रू ये सब चीजों की उनसे रिक्वेस्ट करता है और वो लोग आसानी से मान जाते हैं। और बाकी यहाँ पे रिब्रू और उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे शॉट देखना चाहता था एंड जिसके बाद रिब्रू उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ग्रीड सेज से बोलता है इसकी कॉपी बनाओ। और इस पे ग्रीड सेज बोलती है कि प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है एंड सक्सेसफुली यहाँ पे 20 शॉट्स रेडी हो चुकी हैं। एंड 20 शॉट्स को यहाँ पे रिब्रू लाइन बाय लाइन बिछा देता है, जिसके बाद भाई सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और साथ ही साथ रिब्रू यहाँ पे बहुत बड़ा प्राउड फील कर रहा था क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम करा था। एंड यहाँ पे वो सब लोग रिब्रू को पार्टी के लिए इनवाइट करने लगते हैं क्योंकि उन लोगों का सारा काम हो चुका था। और वो लोग बताते हैं कि उस पार्टी में वहाँ पे एल्फ भी होने वाली हैं और रिब्रू तुरंत हाँ कर देता है। एंड अगला सीन हमें वही क्लब में दिखाया जाता है एंड जिसके बाद भाई वो अंदर जाता है और वहाँ पे बहुत सारे एल्फ को देखकर एकदम हेवन समझने लगता है उस जगह को। और बाकी उसे फर्स्ट एल्फ आके गले लगाती है और रिब्रू उसको काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड कर रहा था एंड उसको मजा भी आ रहा था। एंड आगे हमें दिखाया जाता है कि रिब्रू यहाँ पे एल्फ के बीच में फंस चुका है और वो काफी मजे कर रहा है। बगल से हमारा स्वॉर्ड स्मिथ देख रहा है और कह रहा है कि भाई तुम पहले मना कर रहे थे और अब तुम सबसे ज्यादा मजा कर रहे हो। बाकी वो होते हैं वो लोग बहुत ही एम्बैरेस्ड सी स्माइल पास करते हैं जिसको देख कर रिब्रू बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। एंड बाकी हमें दिखाया जाता है कि ये लोग पार्टी में मजे ले रहे हैं एंड रिब्रू भी यहाँ पे मजे उठा रहा है। और रिब्रू यहाँ पे बोल रहा होता है कि आज खुशी है तो कल गम जरूर होगा। और इसी के साथ हमारे एपिसोड का एंड यही हो जाता है। एनिमे की शुरुआत में यहाँ पे काइजन ड्रिंक कर रहा होता है और वो रिब्रू को काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा होता है। और काइजन रिब्रू से बोलता है कि जिस शॉट को बनाने में मुझे एक हफ्ते लग गए थे वैसे कि तुमने 20 शॉट 10 मिनट्स में बना दी। तो यहाँ पे रिब्रू बोलता है कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने बस उसको कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये सुनने के बाद काइजन बोलता है कि ऐसी बात है ना तो मैं अगली बार ऐसी शॉट बनाऊंगा जो तुम कभी कॉपी नहीं कर पाओगे। ये सुनने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं और रिब्रू बोलता है कि हाँ जरूर। एंड फिर यहाँ पे एक एल्फ आती है रिब्रू से ड्रिंक पूछने के लिए, पर रिब्रू बोलता है कि मैं ड्रिंक पी तो नहीं सकता पर मैं आपके हाथों से लेने पर मना भी नहीं कर सकता। के बाद वो एल्फ रिब्रू को ड्रिंक सर्व करती है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये लोग मजे कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारा गुप्ता अभी भी उल्टा लटक कर सो रहा होता है। फिर यहाँ पे एक एल्फ बोलती है कि क्या रिब्रू तुम अपना भविष्य देखना चाहोगे। एंड इसके बाद वो कुछ मैजिक करने लग जाती है एंड उसके अंदर हमें 5 लोग दिखाए जाते हैं जिसमें से 4 बच्चे होते हैं, एक एडल्ट होता है। फिर वो बॉल अचानक से ग्लो करने लग जाती है एंड हमें उसमें एक लड़की का फेस दिखाया जाता है जो कि रिब्रू की फ्यूचर पार्टनर होने वाली होती है, ऐसा उस बॉल का कहना है। तभी यहाँ पे जो मिस्टर
वेस्टा होता है जिसने काइजन को ढेर सारी स्वॉर्ड बनाने का ऑर्डर दिया था वो आ जाता है और वो काइजन से बोलता है तुमने तो अभी एक भी स्वॉर्ड बनाई नहीं होगी तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसपे काइजन बोलता है कि मैंने वो सारी स्वॉर्ड्स बना भी दी है और मैंने उनको किंगडम में भी भेज दिया है। ये सुनकर जो मिस्टर वेस्टा होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या, और फिर वो तभी रीब्रू को देखता है। ये लो लेवल स्लाइम यहाँ पे क्या करना है, इसको देखकर मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसको फेंको यहाँ से। और फिर जो काउंटर पे लेडी होती है उससे वेस्टा पूछता है कि यहाँ पे कोई कमजोर स्लाइम भी अलाउ है क्या। वेस्टा का गुस्सा ठंडा करने के लिए वो लड़की उसको एक ड्रिंक देती है पर वो ड्रिंक ले जाकर रीब्रू के सर के ऊपर फेंक देता है। एंड यहाँ पे ग्रीट सेज बताती है कि आपने 7% अल्कोहल एब्जॉर्ब कर लिया है। के बाद भाई काइजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो वेस्टा के फेस के बीचों बीच एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है एंड बोलता है मेरे गेस्ट रीब्रू को तुम परेशान करने का सोचना भी नहीं। एंड इसके बाद काइजन बोलता है कि मैं तुम्हारे हवाले हूँ रीब्रू और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चारों ब्रदर्स एंड रीब्रू एक जेल में बंद है जहाँ पे काइडो उनसे पूछ रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिनमें काइजिन जवाब देता है कि वो इसी लायक था। एंड हमें थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो लोग उसी प्रिजन में एंड बात कर रहे होते हैं कि थोड़े दिनों पर हमें ट्रायल पर लेके जाया जाएगा जहाँ पे हमें पता चलेगा हम लोग सही हैं कि हम लोग गलत। और भाई गुप्ता अभी भी वहीं पर लटक कर सो रहा होता है। एंड यहाँ पे काइजिन बताता है कि वेस्टा इतना बुरा इंसान भी नहीं था, वो एक रिसर्चर है एंड एक बार वो रिसर्च कर रहा था एंड उससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था और उसने ये सब गलतियों का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया जिसकी वजह से जो मेरी पोस्ट थी जो कि वेस्टा के ऊपर थी वो भी चली गई और अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल स्वॉर्ड स्मिथ बन गया। एंड काइजिन बोलता है कि रीब्रू अब मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा एंड अब मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। जिसपे वो तीनों लोग उठ जाते हैं और बोलते हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं ब्रदर। और रीब्रू बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम सब मेरे साथ आ सकते हो। बाकी हमें जजमेंट का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वो चारों ब्रदर्स एंड रीब्रू को यहाँ पर बांधा हुआ होता है। सामने से किंग आता है जिसका नाम गेज़ल है, इसको हम हीरो नाम से भी जानते हैं। एंड बाकी यहाँ पे जो जज होते हैं वो अपनी सुनवाई शुरू करते हैं। एंड फिर एक बंदा बोलता है कि वेस्टा सिर्फ ड्रिंक पीने गया था एंड ये लोगों ने उसको मार मार के ऐसा बना दिया और बोलता है कि आप देख सकते हैं इसका कैसे हाथ वगैरह टूट गया है। एंड भाई हमें वेस्टा काफी ज्यादा इंजर्ड दिखाया जाता है जो कि ऑब्वियसली सी बात है, ये झूठ है क्योंकि काइजन ने सिर्फ उसकी बत्तीसियां तोड़ी थी ना कि उसका हाथ एंड पैर। एंड भाई ये सब सुनवाई होने के बाद जो किंग होता है वो काइजन से पूछता है कि तुम कैसे हो। एंड इसके बाद काइजन बोलता है कि सर मैं बिल्कुल परफेक्टली फाइन हूँ एंड सही भी हूँ। एंड अब यहाँ पे जो किंग होता है वो काइजन को ऑफर देता है कि तुम अपने पुराने पोस्ट पर वापस आ जाओ। एंड यहाँ पे काइजन मना कर देता है और बोलता है कि मुझे अब नया मास्टर मिल चुका है जिसका नाम रीब्रू टेम्पेस्ट है। एंड ये सुनकर जो किंग होता है वो उन सब लोगों को किंगडम से बाहर जाने का आदेश दे देता है और बोलता है कभी वापस नहीं आना। एंड बाद में किंग वेस्टा को सुनाना चालू करता है और बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिसपे वेस्टा बोलता है कि मैं तो हमेशा आपका भला चाहता हूँ, मैंने क्या गलत कर दिया। एंड फिर किंग बोलता है कि ये जो तुम्हारे सामने पोशन रखा है ना, तुम इसको देखो। उस पोशन को देखकर वेस्टा बोलता है कि आज तक तो बस 98% ही इतना प्योर पोशन बन पाया है, पर ये तो 100% प्योर पोशन है। एंड इसके बाद किंग बोलता है कि ये पोशन वही स्लाइम लाया था जिसको तुमने एक मॉन्स्टर बोलकर भगा दिया। एंड ये सब सुनने के बाद वेस्टा रोने लगता है और वो किंग से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था वो इतना ज़्यादा रेयर स्लाइम था। एंड बाकी जो किंग होता है वो वेस्टा से बोल देता है कि तुम आज के बाद मेरी नज़रों के सामने नहीं आना, जिसका दूसरा मतलब यही है कि वो अपनी पोस्ट भी खो चुका है। एंड बाकी हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि वो चारों ब्रदर्स विदा ले रहे हैं एंड यहाँ पे काइडो उनको छोड़ने के लिए आया है या कह सकते हैं भगाने के लिए आया है। एंड स्लाइम यहाँ पे बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे ब्रदर्स के साथ अच्छा बर्ताव करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम भी करवाऊँगा। उसके बाद काइडो लोग उसे विदा करते हैं। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे हमें गाइन मास्टर को दिखाया जाता है जो कि एक लेटर पढ़ रहे होते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं कि जैसे कि तुम लोगों ने पूरा का पूरा फॉरेस्ट छान मारा है पर तुम लोगों को वहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं मिले। एंड फिर हमें वही 3 चंद लोगों को दिखाया जाता है जो हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखे थे, जिनमें से उनका लीडर बोल रहा होता है कि वो फॉरेस्ट इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि वहाँ पे जाना अपनी मौत को दावत देना जैसे है। जिनमें से एक बंदा बोलता है कि भाई हम लोग मरते मरते बचे हैं, तुमको पता भी है। एंड यहाँ पे गाइन मास्टर उसे डांट देता है और बोलता है यहाँ पे जो काम की बातें हैं वो बताओ। एंड यहाँ पे जो उनका लीडर होता है वो बोलता है कि वेंडोरा सच में गायब हो चुका है और वो पूरी केव में ना कोई मॉन्स्टर था ना वेल्डोरा। जिसके बाद वो गाइन मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोगों को इस बार सिर्फ 3 दिन की ये छुट्टी मिलेगी। ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद वो गाइन मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अब की बार पूरा फॉरेस्ट का चप्पा चप्पा छान डालो और पता लगाओ ये सब कैसे हो रहा है। जिसको सुनने के बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा थके लग रहे थे और निराश दिख रहे थे।
एंड बाकी बाहर आकर वो लोग अपना गुस्सा उतार रहे थे और बोल रहे थे कि ये गाइन मास्टर अपने आप को समझता क्या है और उस बेवकूफ ने सिर्फ हमें 3 दिन की छुट्टी दी है, हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। एंड भाई हम लोग अभी के अभी मौत से बच कर आए और ये लोग हमें फिर वही मौत में ढकेलना चाहते हैं। तभी वहाँ पे एक पीछे से एक लड़की बोलती है क्या तुम लोग फॉरेस्ट में जाने की बात कर रहे हो। एंड यहाँ पे हमें एक नया कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि यहाँ पे मास्क लगाए रखे हुए होता है, जो कि बोल रही होती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं फॉरेस्ट में जाऊँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे फॉरेस्ट में लेकर चलो। फिर जो लीडर होता है वो इनकार करने जा रहा होता है, तभी वो लड़की जाकर उसके पास कहती है श्योर क्यों नहीं, तुम हमारे साथ चल सकती हो। फिर वो लड़की सबको इंट्रोड्यूस करती है एंड बोलती है मेरा नाम है एरन, इसका नाम है केविन और इसका नाम है किडो। एंड इसके बाद जो मास्क वाली लड़की होती है वो बोलती है कि मेरा नाम है शीजू। एंड इसके बाद वो लोग आपस में हेलो हाय करते हैं एंड फिर वो लीडर बोलता है कि हम लोग यहाँ से 3 दिन बाद निकलेंगे तो तुम हमारे साथ तब तक रह सकते हो। एंड अब हमें यहाँ पे रिब्रू दिखाया जाता है जो कि रंगा को ट्रेन कर रहा होता है कि कैसे तुम अलग अलग एबिलिटीज यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो रिब्रू होता है वो अपनी एबिलिटी यूज करके एक बहुत बड़े टेम्पेस्ट वुल्फ पर बदल जाता है एंड वो रंगा को अपनी ब्लैक लाइटनिंग दिखाता है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि सामने वाली चट्टान एकदम से टूट जाती है। एंड यहाँ पे रिब्रू बोलता है कि ये एबिलिटी मैंने हाल ही में सीखी थी और ये मुझे नहीं पता था ये इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। एंड बाकी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें रिब्रू जो हमारा होता है वो अपने टाउन को ऊपर से देख रहा होता है और रिब्रू बोल रहा होता है कि काइजन यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और बहुत अच्छे से सबको सिखा रहा है कि यहाँ पे स्वॉर्ड कैसे बनाई जाती है। एंड फिर जो काइजन का तीसरा भाई होता है वो यहाँ पे ज्वेलरी एंड गोल्ड का सामान बनाना सिखा रहा होता है जो कि ज्यादातर फीमेल गॉब्लिन सीख रही होती हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि जो इनका छोटा सा विलेज है वो काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है एंड बहुत ही जल्दी ग्रो भी कर रहा है। एंड यहाँ पे जब रिब्रू वापस आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं जो पहले नहीं थे। एंड यहाँ पे जो रीगुड होता है वो बताता है ये सब गॉब्लिन्स आसपास के गाँव से आए हैं। ये सुनने के बाद कि यहाँ पर रिब्रू नाम का कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर रहता है जो सबकी हेल्प करता है। एंड अब जो हमारा यहाँ पे रिब्रू होता है वो ग्रीड सेज से पूछता है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितने लोग होंगे, जिस पे ग्रीड सेज बोलती है कि यहाँ पे 500 से भी ज्यादा लोग हैं। तो अब भाई ये लोग काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे जिसको देखकर रिब्रू इन लोगों को रहने की यहाँ पे इजाजत दे देता है। एंड भाई हमें रिब्रू बताता है कि इन सबको मैंने नाम दे दिया एंड इसके बाद मैं 3 डेज के लिए स्लीप पर चला गया। बाकी हम 3 दिन के बाद की सीन दिखते हैं जिसमें गोप्ता कुछ गॉब्लिन्स को कुछ सिखा रहा होता है एंड फिर गोप्ता के शैडो से एक बहुत ही बड़ा वुल्फ निकल कर आता है जहाँ पर रिब्रू बताता है उस प्रिजन से निकलने के लिए गुप्ता ने ये टेक्निक सीखी थी। एंड अब हमें दिखाया जाता है जो रीगुड है वो रिब्रू की तरफ भाग कर आ रहा होता है। एंड भाई यहाँ पे रीगुड बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो चुका है क्योंकि पहले वो ड्यूमन लॉर्ड हुआ करता था पर अब रिब्रू ने उसे ड्यूमन किंग बना दिया है। एंड फिर हमें बताया जाता है कि जो दूसरे विलेज के गॉब्लिन किंग थे वो अब रीगुड के अंडर आ चुके हैं, इस वजह से रीगुड अब बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। एंड यहाँ पे रीगुड रिब्रू को बताता है कि इस फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस चीजें देखने के लिए मिली हैं, जिस पे रिब्रू बोलता है क्या, तो रीगुड बताता है कि यहाँ पे ह्यूमंस देखने को मिले हैं। फिर हमें वही 3 चंड दिखाए जाते हैं जो एक लड़की के साथ चारों लोग भाग रहे होते हैं एंड उनके पीछे बहुत ही जाइंट आंट पड़ी होती है। फिर एरन केविन से बोलती है कि तुम कैसे के लीडर हो, तुमने क्यों आंट के छत्ते में अपनी स्वॉर्ड मारी। और एरन बोलती है कि अगर मैं मर गई ना तो मैं तुम्हारे पीछे भूत बनकर लगी रहूंगी। फिर केविन बोलता है कि ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। एंड भाई यहाँ पे जो शीजू होती है वो पीछे मुड़कर अपनी फायर वाली एबिलिटी यूज करके पूरे एंट को जला देती है, लेकिन वो एंट्स इसके बाद भी नहीं मरते, जिसके बाद शीजू उनको एक एक करके स्वॉर्ड से मारने लगती है। एंड भाई ये सब देखकर केविन और गिडो बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। उसके बाद शीजू एक लास्ट एंट को मारने वाली होती है, लेकिन शीजू को अचानक से कुछ झटका टाइप का लगता है और वो नीचे गिर जाती है। एंड इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल ऊपर से ब्लैक लाइटनिंग गिरती है एंड वो पूरी एंट जलकर मर जाती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि रिब्रू ने सबको बचा लिया है और उस लड़की का मास्क रिब्रू के ऊपर आकर गिर जाता है। एंड स्लाइम को बोलता है, देख वो लोग बोलते हैं कि ये स्लाइम है, ये बोल सकता है, जिस पे रिब्रू कहता है कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। एंड वो शीजू का मास्क लौटाते हुए बोलता है कि ये लो अपने मास्क से तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। फिर हमें शीजू का फेस दिखाया जाता है और ये फेस वही होता है जो हमने पिछले एपिसोड के मैजिकल बॉल में देखा था, जो कि रिब्रू की फ्यूचर वाइफ होती है। एंड रिब्रू उनको अपने विलेज में लेकर आ जाता है एंड रीगुड उन लोगों को खाना देता है जिसे कि वो लोग एकदम जानवर की तरह खा रहे होते हैं। और रिब्रू उन तीनों चंड को देखकर बोलता है कि ये सब मुझे कहीं देखे हुए लग रहे हैं। एंड फिर हमें ग्रीड सेज बताती है कि ये वही 3 लोग हैं जो हमें पहले केव पर मिले थे। एंड अब हमें शीजू को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा वेल बिहेव कर रही थी जैसे कि जापानीज लोग करते हैं। एंड वो भाई बिना मास्क हटाए खाना खा रही थी। एंड उसके बाद रिगुड उन लोगों को रिब्रू से इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि ये हमारे यहाँ के किंग हैं। एंड ये सुनने के बाद उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और बोलते हैं कि एक स्लाइम एक गॉब्लिन विलेज का राजा कैसे हो सकता है। जिसके बाद रिब्रू बोलता है कि तुम्हें दिक्कत है क्या मेरे यहाँ होने से।
एंड इसके बाद रिब्रू सोचता है कि मुझे यहाँ पे फेमिलियर होना पड़ेगा और उसके बाद वो जोक मारने लगता है और बोलता है मैं सिर्फ एक मामूली स्लाइम हूँ, जिसको सुनने के बाद शीजू बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। एंड इसके बाद केविन अपना सर झुकाकर बोलता है कि मैं यहाँ पे गॉब्लिन्स के विलेज को कुछ भी हार्म नहीं पहुँचाना चाहता था, मैं तो बस अपने गाइन मास्टर के ऑर्डर पर पूरे फॉरेस्ट के छान रहा था। फिर इसके बाद रिब्रू बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। एंड इसके बाद केविन अपनी टीम को रिब्रू से इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मेरा नाम केविन है, इसका नाम एरन है एंड इसका नाम गिडू है। और ये जो फोर्थ वाली है ये हमारी एक टेम्परेरी टीममेट है जो हमारे साथ आने चाहती थी इस फॉरेस्ट पे। और फिर वो रिब्रू से अपना नाम शीजू बताती है। एंड यहाँ पे रिब्रू बोल रहा होता है कि ये पक्का जैपनीज है क्योंकि इसने कपड़े भी वैसे ही पहन रखे हैं। और फिर केविन बताता है जो केव में वेल्डोरा था वो गायब हो चुका है और इसके वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर भी बेकाबू हो चुके हैं। एंड अब यहाँ पे रिब्रू अपने मन में सोचता है कि ये बात तो बहुत ही ज्यादा सीरियस होती चली जा रही है। एंड इसके बाद रिब्रू बोलता है कि तुम लोग जब तक चाहो इस विलेज में रह सकते हो और इसको अपना ही विलेज समझना। एंड फिर हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है एंड यहाँ पे जो शीजू होती है वो सनसेट देख रही होती है, तभी वहाँ पे रिब्रू आ जाता है और रिब्रू उससे पूछने ही वाला होता है कि तुम जैपनीज हो क्या। तभी वो बोलती है कि मुझे पता है जो तुमने वो जोक मारा था क्योंकि तुम ये झूठ बोल रहे थे। एंड इसके बाद जो शीजू होती है वो रिब्रू को उठा लेती है और बोलती है तुम जापान से हो ना, जिस पे रिब्रू बोलता है हाँ एंड मैं जापान से हूँ और मुझे पता है तुम भी जापान से हो। एंड अब यहाँ पे शीजू अपना मास्क उतारती है और रिब्रू से बोलती है नाइस टू मीट यू, तुम कैसे हो। और शीजू बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर रिब्रू अपनी पूरी कहानी बताता है और रिब्रू की कहानी सुनने के बाद वो बोलती है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। एंड फिर रिब्रू शीजू से पूछता है कि तुम यहाँ पास कैसे आई। बाकी यहाँ पे शीजू बताती है कि उसके विलेज में पूरी आग लग चुकी थी एंड ऊपर से यहाँ पे बॉम्ब्स भी गिर रहे थे एंड मैं अपने मॉम के साथ भाग रही थी, तभी मुझे यहाँ पे समन कर लिया गया। और ये सुनकर रिब्रू बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। और रिब्रू अपने मन में बोल रहा होता है इसके बॉम्ब गिरने के मतलब ये है कि ये जापान के बहुत ही पुराने टाइम से आई है यहाँ। और रिब्रू कहता है कि चलो इसे कुछ नए जापान की चीजें दिखाई जाए और ग्रीड सेज अपनी एबिलिटी यूज करके उसे जापान दिखाने लगता है, जहाँ पे वो रिब्रू का कमरा और बुलेट ट्रेन एंड आईफिल टावर कई सारी चीजें देखते हैं। और उतने में ही शीजू को एक बहुत ही ज्यादा झटका टाइप का लगता है और ये सब सीनरी यहीं पे खत्म हो जाती हैं। फिर रिब्रू शीजू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जहाँ पे शीजू बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। एंड फिर यहाँ पे काइजन आता है और वो रिब्रू को यहाँ पे कोई काम से लेकर चला जाता है। फिर हमें शीजू की वापस से बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे शीजू अपनी मॉम के साथ भाग रही होती है एंड भाई शीजू समन हो जाती है और इस बार हमें वो समनर भी दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं फिर से फेल हो गया। एंड जिसके बाद शीजू बोलती है मेरे को बचा लो। एंड जिसके बाद वो समनर एक फायर के ड्यूमन को भेजता है, ये लो अब ये शरीर तुम्हारा है। एंड इसके बाद भाई जो फायर ड्यूमन होता है वो शीजू के ऊपर काबू कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शीजू की बैक स्टोरी दिखाई जा रही होती है जहाँ पे भाई शीजू के सामने वही ड्यूमन लॉर्ड खड़ा होता है एंड भाई थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक पंख गिरता है जहाँ पे एक ड्यूमन स्पॉन हो जाता है। एंड भाई वो ड्यूमन बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सालों से ड्यूमन हो, इस बार मैं तुम्हें हरा कर ड्यूमन लॉर्ड बन जाऊंगा। एंड इसके बाद वो ड्यूमन लॉर्ड शीजू से बोलता है कि जाओ और उसे मार दो, जिसके बाद हमें ऐसा लग रहा होता है कि शीजू जैसे हिप्नोटाइज हो चुकी हो और उसकी आंख और बाल सब रेडिश हो जाते हैं और शीजू देखते ही देखते बहुत ही बड़ा फायर अटैक उसके ऊपर कर देती है और थोड़ी देर में सामने वाला ड्यूमन एकदम जलकर राख हो जाता है। एंड इस पे यहाँ पे वो ड्यूमन लॉर्ड बोलता है कि इंटरेस्टिंग, तुम्हारा नाम क्या है। एंड उसके बाद शीजू अपना नाम बताती है शीजुई, जिसपे वो ड्यूमन लॉर्ड बोलता है कि अब से तुम्हारा नाम शीजू है। बाकी हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जहाँ पे एक लड़की एक फॉक्स के बच्चे को खिला रही होती है और बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। तब हम देखते हैं कि शीजू उसे पेड़ के पीछे से देख रही है एंड इसके बाद शीजू बाहर निकल कर आती है और वो लड़की बोलती है प्लीज इसके बारे में किसी को नहीं बताना। एंड इसके बाद शीजू बोलती है कि मैं किसी से नहीं बताऊंगी और कहती है कि क्या मैं इसके साथ खेल सकती हूँ, जिस पर वो लड़की बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, खेल सकती हो आप। एंड नेक्स्ट सीन में भाई शीजू बोलती है कि ये तो काफी अच्छा है, इसका नाम क्या है, जिसपे वो लड़की बोलती है इसका कोई नाम तो नहीं है। फिर शीजू बोलती है कि चलो इसको कोई नाम देते हैं एंड जिसके बाद भाई वो लोग फॉक्स को नाम दे देते हैं एंड फिर वो फॉक्स इवॉल्व होने लगता है। एंड जैसे कि हमें पता है इस वर्ल्ड में किसी मॉन्स्टर को अगर नाम मिलता है तो वो एकदम से इवॉल्व हो जाता है, उसी तरह ये भी इवॉल्व हो रहा था। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसी फॉक्स को लेकर उस कैसल पर चले जाते हैं जो डीमन लॉर्ड का होता है। एंड अंदर आते ही उस डीमन लॉर्ड को देखते ही वो फॉक्स बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो जाती है एंड उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा तेज तेज चिल्लाने लगती है। एंड इसके ऊपर वो डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था और वो शीजू को अपने कंट्रोल पर लेकर उनको जलाने को बोल देती है, जिसके बाद शीजू उन्हें जला देती है और वो लोग बहुत ही बुरी तरह से जल रहे होते हैं। एंड वो फायर इतनी ज्यादा तेज थी कि वो दोनों लोग यहाँ पे गायब हो जाते हैं
एंड फिर जब शीजू नॉर्मल होती है वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि ये मैंने क्या कर दिया। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा डरावना सपना था। एंड फिर शीजू उठती है एंड बोलती है सब कुछ ठीक तो था। एंड अचानक से उसको फिर कोई कंट्रोल करने लगता है एंड शीजू के आसपास से बहुत ही ज्यादा फायर निकलने लगती है एंड वो किसी न किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करती है और बाहर आ जाती है। एंड वो रीबरू का विलेज देख रही होती है, जिसके बाद रीबरू रंगा के ऊपर बैठकर वहां पर आ जाता है। एंड रीबरू शीजू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये गांव बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो तुम हमेशा यहाँ पर आती रहना। जिस पे शीजू बोलती है कि हाँ विलेज तो तुमने बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया है और मैं हमेशा यहाँ पे आती जाती रहूंगी। जिसको सुनने के बाद यहाँ पर रीबरू एंड रंगा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तो काफी अच्छी बात है। एंड इसके बाद रीबरू बोलता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पास रुक सकती हो। जिसके बाद शीजू बोलती है कि मुझे माफ कर देना पर मुझे बहुत ही ज्यादा मिशन करने हैं। एंड जिसके बाद रीबरू बोलता है कि तुम्हें कैसे मिशंस करने हैं। एंड जिसके बाद शीजू यहाँ पे थोड़ा मुंह बना लेती है और रीबरू बोलता है कि कोई बात नहीं तुम मत बताओ। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एरन अपने बाल झाड़ रही है और वो बोल रही होती है शीजू से कि तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एडवेंचरर हो, तुम्हारी पावर्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, और बोलती है तुम हम लोगों के साथ यहाँ पे एडवेंचर पर चलो। जिसपे शीजू बोलती है कि काफी अच्छा होता कि अगर मैं तुम लोगों के साथ जा सकती, क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा फनी और अच्छे लोग हो। एंड इसके बाद एरन बोलती है कि इसमें दिक्कत क्या है, तुम हमारे साथ चलो ना फिर। एंड फिर शीजू बोलती है कि ये मेरा लास्ट एडवेंचर था। एंड एरन पूछती है कि ऐसा क्यों। एंड फिर शीजू यहाँ पर बोलती है कि मैं यहाँ पे 100 ईयर्स से भी ज्यादा जी चुकी हूँ एंड अब मुझे और नहीं जीना। जिसपे एरन बोलती है कि इतना बड़ा मुझसे तुम झूठ मत बोलो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि केविन एंड गिडो यहाँ पे एरन का इंतजार कर रहे होते हैं एंड तभी एरन वहाँ पर आ जाती है। एंड वो लोग देखते हैं कि शीजू अपने ऊपर से कंट्रोल खो रही है एंड वो बेकाबू होकर गिर जाती है। एंड उसके बाद वो लोग बोलते हैं तुम ठीक तो हो, लेकिन भाई उतने में शीजू का जो मास्क होता है वो बीच से क्रैक हो जाता है और उससे बहुत ज्यादा फ्लेम निकलने लगती है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काले बादल आने लगते हैं, जिसको देखकर रीबरू एंड रीगुड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे थे। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शीजू जो होती है वो आसमान में उड़ने लग जाती है एंड तभी वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक धमाका होता है और पूरा विलेज उसमें जलने लगता है। एंड हम लोग देखते हैं कि शीजू उसी तरह हो चुकी है जैसे वो पहले थी एंड उसके बाल भी रेडिश टाइप के हो चुके हैं। एंड फिर हमें पता चलता है कि शीजू के ऊपर वापस से उसी डीमन ने काबू कर लिया है। एंड भाई ये सब देख के वो तीनों लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीजू बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो चुके हैं एंड रीबरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। एंड भाई यहाँ पे शीजू के आसपास से भी बहुत ज़्यादा फ्लेम्स निकल रही थी, जिसपे यहाँ पे रीबरू रीगुड से बोलता है कि तुम सारे गॉब्लिन्स को लेकर विलेज से बाहर चले जाओ इससे पहले कि देर ना हो जाए। जिसपे वो दोनों लोग बोलते हैं कि ठीक है हम सारे गॉब्लिन्स को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे पर आप अपना ध्यान रखिएगा, और वो सारे के सारे गॉब्लिन्स को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। एंड दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि रंगा यहाँ पे रीबरू के शैडो के अंदर छुपा होता है एंड रीबरू यहाँ पे रंगा से बोल रहा होता है कि जैसे ही मैं तुम्हें बाहर बुलाऊं तुम बाहर आ जाना। एंड रंगा बोलता है यस सर। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीजू का यहाँ पे मास्क उतर चुका है और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि उसकी स्पिरिट अंदर से रो रही होती है। एंड देखते ही देखते शीजू पूरे ड्यूमन में बदल जाती है। एंड भाई ये ड्यूमन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था। एंड भाई ये सब देखकर वो तीनों लोग सोच रहे होते हैं कि ये कहीं शीजू द कॉन्करर ऑफ फ्लेम्स तो नहीं है। जिसको सुनकर एरन बोलती है कि तुम पागल हो के, अगर ये कॉन्करर ऑफ फ्लेम्स निकली तो हम इसका सामना कैसे कर पाएंगे। जिस पे तीसरा वाला बंदा बोल रहा होता है कि मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, काश मैं अपनी शादी भी कर सकता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ड्यूमन केविन लोगों के ऊपर अटैक करता है पर केविन लोग उससे बचने के लिए एक शील्ड क्रिएट करते हैं। एंड बाकी यहाँ पे जो ड्यूमन होता है वो विलेज के चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ही कर रहा होता है। एंड उसके तुरंत ही बाद वो 3 ड्रैगन को स्पॉन कर लेता है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहे थे। एंड वो ड्यूमन हर तरफ आग लगा देता है एंड सारी चीज़ें यहाँ पे जल रही होती है, जिसको देखकर रीबरू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। एंड रीबरू ड्यूमन से बोलता है कि ये सब बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगी है, तुम ये सब को इतनी आसानी से नहीं ख़राब कर सकते। एंड बाकी यहाँ पे जो केविन होता है वो स्वॉर्ड निकाल कर बोलता है कि यहाँ पे हम भागने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पे एडवेंचरर्स हैं एंड हम अपनी पूरी बहादुरी दिखाएंगे। जिस पे एरन एंड गिडो भी उसको पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे थे। एंड दूसरी तरफ रीबरू बोल रहा होता है कि आखिरकार ये लोग अच्छे ही लोग हैं। एंड रीबरू ड्यूमन से बोलता है कि तुम्हें मेरे विलेज से आखिर चाहिए क्या। एंड वो ड्यूमन रीबरू को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेने लगता है और उसके ऊपर एक छोटी सी फायर बॉल फेंकता है, जिसको यहाँ पे रीबरू आसानी से डॉज कर देता है। एंड रीबरू ड्यूमन के पास वाटर ब्लेड फेंकता है, जो कि ड्यूमन के पास पहुंचते ही इवेपोरेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ड्रैगन के ऊपर आइस अटैक कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगता है ड्रैगन के ऊपर। एंड उस अटैक का नाम होता है आइस साइकिल लेंस, जो कि अपनी एरन कर रही होती है। एंड रीबरू बोल रहा होता है कि तुम इतने ज़्यादा इफेक्टिव अगर अटैक करोगी तो तुम्हारा सारा माना एकदम से ख़त्म हो जाएगा। जिस पे एरन को कुछ नहीं समझ आ रहा था एंड वो अटैक करती ही जा रही थी। एंड तभी 2 ड्रैगन यहाँ पे रीबरू की तरफ आ रहे होते हैं
एंड रिब्रू यहाँ पे डॉज करता है और अपनी शैडो से रंगा को निकालता है। एंड इसके बाद भाई रंगा के ऊपर रिब्रू यहाँ पे बैठकर भाग रहा होता है, जहाँ पे रिब्रू रंगा से बोल रहा होता है कि तुम कोई भी अटैक नहीं करोगे, तुम बस डॉज करोगे और अटैक का काम मेरा होगा। जिसपे रंगा बोलता है ओके। एंड हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मेन डीमन के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे रिब्रू ग्रीड सेज से पूछ रहा होता है कि अगर मैं इनके ऊपर पूरा का पूरा पानी फेंक दूँ तो क्या यहाँ पे ये लोग सब मर जाएंगे। जिसपे यहाँ पे ग्रीड सेज बोलती है हाँ खत्म तो हो जाएगा, लेकिन इससे यहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होगा कि इससे पूरी की पूरी एक लिकलिका की प्लेस उड़ सकती है। जिसपे रिब्रू बोलता है फिर तो हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड फिर रिब्रू देखता है कि यहाँ पे आइस अटैक्स कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। एंड फिर यहाँ पे रिब्रू बोलता है कि अगर मैंने भी आइस अटैक्स यहाँ पे करा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एंड फिर रिब्रू एरन से बोलता है कि एरन तुम मेरी तरफ आइस अटैक करो। एरन बोलती है कि थोड़ा मुश्किल तो होगा लेकिन मैं करती हूँ, और वो रिब्रू की तरफ यहाँ पे एक आइस अटैक करती है, जिसको रिब्रू अपनी प्रीडिएटर वाली एबिलिटी की वजह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड यहाँ पे ग्रीड सेज बताती है कि यहाँ पे आइस क्रिस्टल पूरी तरह से एग्जामिन हो चुका है एंड अब तुम इसे कॉपी कर सकते हो। जिसके बाद रिब्रू आइस क्रिस्टल को कॉपी करता है एंड ड्रैगन के आसपास चारों तरफ क्रिस्टल्स को फेंक देता है। एंड यहाँ पे दोनों ड्रैगन्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है और वो मर जाते हैं। एंड फिर हमें एक लास्ट ड्रैगन दिखाया जाता है जो उन तीनों की तरफ बढ़ रहा होता है एंड वो अचानक से एक सुसाइड बॉम्ब की तरफ फट जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। एंड रिब्रू एंड रंगा उसके पास जब भाग कर जाते हैं तो रिब्रू एंड रंगा देखते हैं कि वो तीनों बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके हैं। जिसपे रिब्रू रंगा से बोलता है कि इन तीनों को तुम लेकर यहाँ से चले जाओ, और बोलता है किसी सेफ प्लेस पर जाओ, बाकी सब मैं देख लूँगा। जिसके बाद रंगा बोलता है कि सर मैं जाना तो नहीं चाहता पर मैं आपके ऑर्डर्स भी डिले नहीं कर सकता, और उन तीनों को लेकर रंगा वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे उस डीमन को देखते हैं जो यहाँ पे बेकाबू हो रहा था एंड उसके सामने रिब्रू जाता है और बोलता है अब जो मुकाबला होगा वो बराबरी का होगा। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो डीमन होता है वो काफ़ी सारे क्लोन्स बना लेता है एंड वहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा फायर निकल रही होती है। तुम लोग ये देखकर पता लगा सकते हो कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वहाँ पे ज़मीन भी पिघलने लगी थी। नेक्स्ट सीन में रिब्रू स्पिन करके चारों तरफ क्रिस्टल की बारिश करता है, जिससे ये सब जो क्लोन्स होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं और मेन बॉडी बचती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ रिब्रू के नीचे एक बहुत ही बड़ा सर्कल बनता है जिसका नाम हमें यहाँ पे फ्लेयर सर्कल बताया जाता है, और भाई इससे इतनी ज़्यादा आग निकल रही होती है कि इसके अंदर कोई भी बंदा होगा तो आराम से भुनकर मर जाएगा। एंड ये सारी सीन दूर से गॉब्लिन आर्मी देख रही होती है कि कैसे उसका मास्टर पूरी तरह जल रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें रिब्रू बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ दिखाया जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने इसके ऊपर ब्लैक लाइटनिंग क्यों नहीं यूज़ करी। यार मैं अभी तो स्लाइम बना था, मैं अभी तो रिकार्नेट हुआ था, मैं अभी मरना नहीं चाहता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मरना तो पड़ेगा। जहाँ पर ग्रीड सेज बोलती है कि तुम नहीं मरने वाले हो, तुम्हारे पास फायर एम्प्लीफिकेशन है जिससे तुम्हें फायर 1% हार्म नहीं कर सकती। एंड रिब्रू यहाँ पे फ्लेयर के अंदर रहते रहते स्टिंग वाली अपनी एबिलिटी यूज करके उस डीमन को बांध देता है। एंड फ्लेम हटने के बाद रिब्रू बोलता है फ्लेम तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। एंड भाई ये सब देखने के बाद वो डीमन बहुत ही ज्यादा शॉक था क्योंकि उसने पूरी की पूरी अपनी पावर यूज कर ली थी। एंड भाई वो डीमन यहाँ पे अपनी पावर से वो स्टिंग को भी नहीं तोड़ पा रहा होता है। जिसके बाद ग्रीड सेज बोलती है कि क्या तुम्हें प्रीडिएटर एबिलिटी का यूज करना है, तो रिब्रू बोलता है हाँ क्यों नहीं। एंड फिर रिब्रू अपनी प्रीडिएटर एबिलिटी का यूज करके यहाँ पे पूरा का पूरा ड्यूमन को खा जाता है। एंड फिर हमें रिब्रू के पेट के अंदर की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे वो ड्यूमन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। एंड फिर उस ड्यूमन को ग्लोइंग आइज दिखती हैं और वो ग्लोइंग आइज बोलती हैं कि तुमने क्या सोचा था, तुम रिब्रू को हरा दोगे क्या। एंड भाई फिर हमें वेल्डोरा को दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है रिब्रू मेरा फैमिली नेम शेयरर है, तुम क्या उसको इतनी आसानी से हरा दोगे क्या। एंड दिखाया जाता है कि वो ड्यूमन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसके सामने वेल्डोरा खड़ा होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे रिब्रू शीजू के पास बैठा होता है और यहाँ पे शीजू बोल रही होती है कि तुमने जो कुछ भी मेरे लिए करा ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। एंड शीजू बोलती है कि मैं मरने से पहले तुम्हें अपनी बैक स्टोरी बताना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी स्टोरी सुनोगे। जिसके बाद रिब्रू बोलता है हाँ ऑफ कोर्स ये बात है, मैं इसको ज़रूर सुनना चाहूँगा। एंड यहाँ पे शीजू स्माइल करते हुए सारी स्टोरी बताने लगती है कि कैसे वो जापान से यहाँ समन होकर आ गई एंड उसके अंदर कैसे ड्यूमन को डाल दिया गया और वो हमेशा से ड्यूमन लॉर्ड के अंडर में काम करती थी एंड उसने ड्यूमन लॉर्ड की वजह से अपने बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया। एंड ये सब सुनने के बाद रिब्रू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और बोलता है तुम्हारे साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। एंड शीजू बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की जब से डेथ हो गई उसने सोच लिया था कि वो हमेशा से ड्यूमन लॉर्ड के अंडर ही काम करेगी एंड जो भी ड्यूमन लॉर्ड के खिलाफ जाने को करता था शीजू उसको जान से मार देती थी। लेकिन एक दिन उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक हीरो आया एंड यहाँ पे हीरो एंड शीजू की फाइट होती जिसको हीरो ने आसानी से जीत लिया। एंड यहाँ पे शीजू बताती है कि मुझे लगा कि हीरो मुझे मार देगी क्योंकि मैं गलत काम कर रही थी। एंड रिब्रू अपने माइंड में सोचता है कि ये हीरो वही तो नहीं है जिसने वेल्डोरा को कैद किया था। एंड शीजू बोलती है कि उसने जब मुझको हरा दिया तो उसने सारी की सारी मेरी बातें एक फ्रेंड की तरह समझी एंड मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मेरा इतना ज़्यादा साथ देगी।
एंड मुझे सिखाया कि इस ड्यूमन एबिलिटी के ऊपर कैसे कंट्रोल लेना है। एंड उसने मुझे मैजिक भी सिखाया, जिसके बाद मैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना भी सीख गई। फिर शीजू बताती है कि ये जो मास्क है ये भी उसी हीरो का है और इस मास्क की पावर से मैं उस ड्यूमन को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में भी रख सकती हूँ। एंड यहाँ पे शीजू बताती है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था एंड मैं और हीरो मिलकर सच्चाई का साथ देते थे एंड हम लोग साथ में हंसते थे और साथ में खाते थे। ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। एंड जिसके बाद रिब्रो उसकी फायर एबिलिटी की तारीफ़ करते हुए बोलता है तुम्हारी फायर एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और शीजू उसको शुक्रिया बोलती है एंड आगे अपनी बात कंटिन्यू करती है। और शीजू बताती है ये सब चीज़ें हमेशा से वैसी ही नहीं रहीं। एक दिन वो हीरो मुझको छोड़कर चला गया और उसने ये बोला था कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे कभी न कभी ज़रूर मिलूंगी। एंड उसके जाने के बाद शीजू यहाँ पे बुरे मॉन्स्टर का हंट करती थी और ह्यूमैनिटी को हमेशा बचाती थी। लेकिन फिर शीजू यहाँ पर बताती है कि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उस ड्यूमन का हावी होना मेरे ऊपर बढ़ रहा था एंड मैं ऐसे ही फाइट करती रहती तो किसी न किसी दिन वो ड्यूमन मेरे ऊपर काबू कर लेता और कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता मेरे हाथों। जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे एक टीचर बनूंगी। जिस पे रिब्रू बोलता है कि यहाँ पर स्कूल भी होते हैं क्या, तो शीजू बताती है कि हाँ यहाँ पे स्कूल भी हैं। और शीजू बताती है कि वो जिस क्लास की टीचर थी उस क्लास में 4 बच्चे भी थे और वो सब भी अर्थ से समन होकर यहाँ पास आए थे और इन लोगों की वर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और शीजू बताती है कि उनमें से एक बच्चे ने मुझे ये वाला जोक बताया था कि मैं एक नॉर्मल स्लाइम हूँ एंड उसने ये भी बताया था कि एक गेम का यहाँ पे डायलॉग है। जिसके बाद रिब्रू यहाँ पे सेम डायलॉग को रिपीट करता है और ये सुनकर शीजू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद शीजू रिब्रू से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और रिब्रू बताता है कि मेरा नाम रिब्रू टेम्पिस्ट है। एंड यहाँ पे शीजू बताती है कि मेरा नाम शीजू ही है एंड मैं यहाँ पे जापान से बिलोंग करती हूँ। एंड इसके बाद रिब्रू बोलता है हाँ मैं भी जापानी से बिलोंग करता हूँ जैसे कि तुम्हें पता है। एंड बाकी यहाँ पे शीजू अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है एंड शीजू बताती है कि मैंने उस स्कूल में बहुत ही ज़्यादा दिन तक काम किया था और मेरे सारे स्टूडेंट्स बड़े होकर चले भी गए एंड उनमें से कुछ ने मेरा साथ दिया एंड कुछ मुझे छोड़ कर भी चले गए। एंड क्योंकि मैं ओवर एज हो रही थी और मेरे ऊपर वो ड्यूमन ना काबू कर ले तो मैं अपने चाहने वालों को खो दूंगी, मतलब कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं खो दूंगी। इसलिए मैंने उस जॉब को भी क्विट कर दिया एंड मैं एडवेंचर के लिए निकल गई, एक ऐसे एडवेंचर में जिसमें मुझे उस बंदे की तलाश थी जिसने मुझे यहाँ पर समन किया था एंड मैं उससे कुछ बातें पूछना चाहती थी। एंड शीजू यहाँ पर रिब्रू से कहती है कि क्या तुम मेरी कुछ विशेष पूरी करोगे, तो रिब्रू बोलता है हाँ मैं कुछ भी करूँगा। एंड शीजू बोलती है कि प्लीज़ मुझे इस वर्ल्ड से आज़ाद कर दो और खा जाओ अपनी प्रेडेटर एबिलिटी का यूज़ करके और मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। जिस पे फिर रिब्रू बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो फिर ठीक है। जिसके बाद शीजू बोलती है थैंक्स अलॉट, फाइनली मैं इस क्रूर वर्ल्ड से आज़ाद हो पाऊँगी और एक पीसफुल लाइफ भी जी पाऊँगी। जिसके बाद रिब्रू बोलता है कि मैं रिब्रू टेम्पेस्ट तुम्हारे सारे के सारे मिशंस कंप्लीट करूंगा जो तुमने अधूरे छोड़े थे एंड जो तुम्हारे स्टूडेंट्स दूसरे वर्ल्ड से आए थे मैं पूरी ट्राई करूंगा उनको उसी के वर्ल्ड में भेजने की। एंड इसके बाद जो शीजू होती है उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है एंड वो अपने ओल्ड लुक पर आ जाती है और उसके बाल भी वाइट हो जाते हैं। एंड जिसके बाद रिब्रू बोलता है कि शीजू रेस्ट इन पीस। जिसके बाद ग्रीड सेज बोलती है कि तुमको अपनी यहाँ पे प्रीडेटर एबिलिटी यूज़ करना है, तो रिब्रू बोलता है यस मुझे अपनी प्रीडेटर एबिलिटी का यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीजू यहाँ पे रिब्रू के अंदर आ चुकी है और वो ड्रीम देख रही होती है जहाँ पे चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है एंड वो देखती है कि एक कोने में उसकी मॉम भी बैठी होती है एंड जिसको देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड भागते भागते उनके पास जाती है। एंड जैसे जैसे वो भाग रही थी उसकी एज यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही थी एंड जैसे ही वो अपनी मॉम के पास पहुँचती है वो छोटी बच्ची बन जाती है। एंड इसी के साथ वो बैक स्टोरी ख़त्म होती है एंड हम लोग देखते हैं वो तीनों चंड यहाँ पे रिब्रू के पास जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें शीजू एंड रिब्रू से मिलना होता है। एंड यहाँ पे रिगुड भी आ जाता है एंड बोलता है कि क्या तुम मास्टर से मिलने जा रहे हो, तो केविन बोलता है हाँ हम लोग उसी के पास जा रहे हैं एंड वो चारों लोग साथ में जाने लगते हैं। एंड जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ देखने के लिए मिलती है और उन सब लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि शीजू की बॉडी में यहाँ पे रिब्रू आ जाता है एंड रिब्रू ने अपनी मिमिक एबिलिटी का यूज़ करके शीजू की बॉडी में ट्रांसफॉर्म करा है और रिब्रू रो रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिब्रू उन तीनों लोगों को समझा रहा होता है एंड वो बता रहा होता है कि क्या क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें शीजू ने यहाँ पर बोली थी और रिब्रू बताता है कि वही चाहती थी कि मैं अपनी प्रेडेटर एबिलिटी का यूज़ करके उसकी आत्मा को शांति दूँ। एंड रिब्रू बोलता है कि ये मेरा परमानेंट लुक नहीं है, मैं स्लाइम पर वापस कन्वर्ट हो सकता हूँ। एंड रिब्रू बोलता है कि सॉरी तुम लोग शीजू के लास्ट एडवेंचरर फ्रेंड्स थे एंड मैंने तुम लोगों को बताने से पहले ही ऐसा कुछ कर दिया। जिस पे वो लोग बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, अगर शीजू यही चाहती थी तो वो बिल्कुल ठीक है। एंड फिर हमें कुछ दिनों के बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे वो तीनों लोग रिब्रू से कह रहे होते हैं कि प्लीज़ तुम अपना ह्यूमन वाला फॉर्म लो क्योंकि हमें कुछ बातें हैं जो शीजू से कहनी है। जिस पे यहाँ पे
रीब्रू कहता है हाँ क्यों नहीं, एंड वो यहाँ पे शीजू का फॉर्म ले लेता है, जिसके बाद वो तीनों लोग अपना हेड डाउन करके बोलते हैं आई एम सॉरी एंड थैंक यू जो तुमने हमारे लिए कह रहा वो सब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। एंड वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। एंड अब इन लोगों का जाने का टाइम आ गया था। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि केविन को यहाँ पे बहुत ही नया एंड चमकता हुआ आर्मर मिलता है। एरन को यहाँ पे काफ़ी अच्छी ड्रेस मिलती है जो यहाँ पे मैजिक से भरी होती है। एंड गीडो को भी यहाँ पे बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम मिलता है, पर उसको अपने हाथ के फर नहीं अच्छे लग रहे थे। एंड बाकी जब इन लोगों को पता चलता है ये आर्मर इन 3 ग्रेट लोगों ने बनाए हैं, एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोगों से गले मिलने लगते हैं। एंड थोड़ी देर के बाद ये लोग सबसे गुड बाय करते हैं, अपनी टाउन की तरफ वापस लौटने लगते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा रीब्रू होता है वो शीजू की ग्रेव पर जाकर शीजू को रेस्ट इन पीस कह रहा होता है। एंड थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि रीब्रू कह रहा होता है कि जो भी शीजू के ड्रीम्स थे एंड वो जो चाहती थी उसके स्टूडेंट्स वापस से एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें, मैं वो सब चीजें कंप्लीट करूंगा, मैं रीब्रू द टेम्पिस्ट ये सब जरूर पूरा करूंगा। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक रेगिस्तान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा थका हुआ आदमी चल रहा है एंड वो अचानक से गिर जाता है। जब उसका मास्क हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो एक पीक मॉन्स्टर है। एंड भाई वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा है और ऐसा लगता है कि वो कुछ ही देर में मर जाएगा। लेकिन तभी सामने से एक बंदा होता है जो कि मास्क पहने हुए होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो और तुम बहुत ही जल्दी मर जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें खाना और तुम्हें नाम भी दूंगा, और तुम क्या कहते हो, तुम्हें ये सब चाहिए? जिसपे वो सामने वाला पीक होता है वो बोलता है हाँ मुझे ये सब चाहिए। एंड इसके बाद जो बंदा होता है वो इसको नाम देता है गेंड, एंड नाम देने के बाद वो एकदम से इवॉल्व हो जाता है। एंड वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि अब से तुम ग्रेट फर्स्ट जोरा की तरफ अटैक करोगे और तुम मेरी बातें मानोगे। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो केल्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से वो मीट खा रहा होता है जो उस मास्क वाले मैन ने उसको दिया था। एंड वो बंदा बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे पेट बनने वाले हो मेरे। एंड यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइज आपको ये इमोशनल एपिसोड कैसे लगा? सब्सक्राइब कर दो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रीब्रू हम लोगों को बता रहा होता है कि उसका विलेज फिर से बनना शुरू हो चुका है। एंड रीब्रू बता रहा होता है कि इस बार गॉब्लिन्स ने बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ अपने हाउस बनाना शुरू किए हैं और वो लोग इस बार काफ़ी ज़्यादा मजबूत घर बना रहे हैं। और रीब्रू बता रहा होता है कि ये गॉब्लिन्स काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, तो इस वजह से मेरा काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है। एंड फिर रीब्रू एक घर के सामने जाकर खड़ा अच्छा है। एंड वो अंदर जाता है और शीजू का मास्क निकालता है। एंड फाइनली मैंने इतनी मुश्किल के बाद इस मास्क को रिपेयर कर ही लिया। और वो बोलता है कि इस मास्क को मैं अपने साथ ही रखूंगा। एंड रीब्रू बोलता है कि शीजू और तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड फिर रीब्रू अपनी मिमिक एबिलिटी का यूज़ करके ह्यूमन फॉर्म पर आ जाता है। एंड फिर वो अपने हाथों को मूव करते हुए बोलता है कि ये रियल बॉडी तो एकदम रियल जैसी मूव कर रही है एंड लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। एंड फिर रीब्रू ग्रीड सेज से पूछता है कि क्या मैं उस ड्यूमन की तरह आप क्लोन बना सकता हूँ, जिसपे ग्रीड सेज जवाब देती है कि क्योंकि तुमने उस ड्यूमन को अब्सॉर्ब कर लिया था तो तुम उसकी एबिलिटी ज़रूर यूज़ कर सकते हो। एंड फिर रीब्रू उसी एबिलिटी का यूज़ करके अपने सामने एक क्लोन बना लेता है एंड उसके पास जाकर उसे देखने लगता है और बोलता है ओह बिल्कुल बढ़िया, ये तो एकदम शीजू की तरह दिख रही है, पर ये मेरे अर्थ वाले ह्यूमन फॉर्म जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एंड फिर यहाँ पे रीब्रू बोलता है कि ये बहुत ही सुंदर लड़का, ये लड़की, इसका जेंडर क्या है? एंड फिर वो अंदर जाकर जब अपने कपड़े उतार कर देखता है तो रीब्रू बोलता है मेरा तो कोई जेंडर ही नहीं है। एंड नेक्स्ट इसी ज्यादा खुश होते हुए जा रहा था और फिरता है कि गाइस तुम लोग आज क्या पकड़ के लाने वाले हो और क्या पकड़ोगे? जिसपे ये लोग बोलते हैं कि अभी हम जंगली हिरन के शिकार पर जा रहे हैं और वही पकड़ कर लाएंगे। और रीब्रू बोलता है कि तुम लोग आज ढेर सारा वहाँ से पकड़ के लाना क्योंकि आज हमारे विलेज में पार्टी होने वाली है। बात रीब्रू को पसंद नहीं आती और वो गोप्ता के पेट में बहुत तेज से लात मारता है और गोप्ता यहाँ पे बहुत ही दूर उड़ता हुआ जाता। याद किया? तो रीब्रू बोलता है हाँ मैंने तुम्हें याद किया। और रीब्रू रंगा से बोलता है कि जंगल में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है तो तुम इनके साथ जाओ और इनकी देख रेख करना। जिसमें रंगा बोलता है हाँ क्यों नहीं। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रीब्रू उसी केव पर आ चुका है जो कि वेल्डोरा की थी। एंड अंदर आकर हमें पता चलता है कि रीब्रू इस केव में इसलिए आया है कि वो अपनी एबिलिटीज के बारे में पता कर सके। एंड फिर रीब्रू पानी में देखकर बोल रहा होता है कि मैं शीजू की यहाँ पे एक एबिलिटी यूज करने आया हूँ जिसका नाम है डीजेनरेट। फिर यहाँ पे हमें रीब्रू बताता है इस स्किल की मदद से हम किसी 2 स्किल को मर्ज कर सकते हैं या किसी 2 स्किल को टुकड़ों में बदल सकते हैं। एंड फिर रीब्रू यहाँ पे फायर एंड ब्लैक लाइटनिंग को मर्ज करके यहाँ पे ब्लैक फायर बनाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। एंड ये सारी एबिलिटी यूज करके वो एंड तभी जो हमारा रंगा होता है वो रीब्रू को टेलीपैथी के थ्रू बताता है कि यहाँ पे हम प्रॉब्लम पे फंस चुके हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गोप्ता को किसी ने चाकू टाइप का मारा है जिसकी वजह से उसके चेस्ट से खून निकल रहा है। एंड यहाँ पे रीब्रू हमारा बहुत
बहुत ही तेज रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ते हुए जा रहा होता है उन लोगों को बचाने के लिए। एंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो अनजान कोई डीमंस खड़े हुए हैं, जिनमें से एक ओल्ड लग रहा है एंड एक रेड कलर का अजीब सा जायंट है। जब यहाँ पे रिब्रू आ जाता है तो वो देखता है कि गुप्ता यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है एंड गुप्ता रिब्रू को देखने के बाद बोलता है कि ओ माय गॉड, आप यहाँ पे हमें बचाने के लिए आ गए, हमें लगा नहीं था कि आप हमें बचाने के लिए यहाँ पे आएंगे। एंड यहाँ पे गुप्ता रिब्रू से बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दर्द हो रहा है। रिब्रू उन ड्यूमन के सामने जा रहा है एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रंगा यहाँ पे दो ड्यूमन से लड़ रहा होता है और रंगा भी इनको कांटे की टक्कर दे रहा होता है एंड रंगा इन लोगों के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। तभी पीछे से एक पिंक हेयर की लड़की यहाँ पे कुछ मैजिक कर रही होती है, जिसके वजह से रंगा के सामने यहाँ पे वॉल खड़ी हो जाती है एंड बाकी यहाँ पे रिब्रू रंगा को बुला लेता है एंड यहाँ पे रंगा रिब्रू से मार रहते हैं एंड इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर अचानक से हमला कर दिया। एंड दूसरी तरफ रिगुर भी यहाँ पे फाइट कर रहा होता है एक और लड़की से जिसके पास स्वॉर्ड होती है। एंड फिर भाई हम 6 के 6 ड्यूमंस को देखते हैं जिनको रंगा बताता है कि ये ऑक्स होते हैं एंड भाई ये 6 ड्यूमन काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। एंड बाकी यहाँ पे रिब्रू बोल रहा होता है कि अगर हम लोगों से कोई गलती हो तो हम लोग इसका मिलकर समाधान निकाल लेते हैं, हम लोग फाइट क्यों कर रहे हैं। जिसपे रंगा बोलता है कि हमने ट्राई करा था पर ये हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके पीछे लगे क्योंकि ऐसा इन लोगों ने हमें बताया है। एंड इसके बाद रिब्रू बोलता है कि कम ऑन, हम लोग बैठ कर भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो सामने वाला रेड ड्यूमन होता है वो बोलता है कभी नहीं, क्योंकि जो तुमने हम लोगों के साथ किया है वो बहुत ही बुरा है एंड हम लोग सुनने वाले में से नहीं है। एंड वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था तुम मेरे सामने आ जाओगे, लेकिन अब तुम आ गए हो तो यही मौका है हमें तुमसे बदला लेने का। फिर हमें बाकी ड्यूमन्स को भी दिखाया जाता है जो यहाँ पे देखते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जिसपे सामने वाला बोलता है तुम हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम क्या सोचते हो तुम हमें पांचों को संभाल लोगे, वो भी अकेले, और हम इतनी आसानी से हारने वाले भी नहीं हैं। तभी वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर रिब्रू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो जैसे ही रिब्रू के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी रिब्रू वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरे ड्यूमन की तरफ चला जाता है और वो मोटे वाले मॉन्स्टर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जिसपे वो रेड वाला ड्यूमन एकदम से शॉक हो जाता है और रिब्रू मोटे वाले ड्यूमन से बोलता है चलो अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। एंड रिब्रू अपनी यहाँ पे पैरालाइज वाली एबिलिटी यूज करके उस ड्यूमन को सुला देता है। जिसके बाद वो पिंक हेयर वाली बंदी रिब्रू को पीछे से अटैक करती है और अच्छा नहीं किया। एंड रिब्रू अपने हाथों से इंस्टिंक्ट्स की एबिलिटी यूज करता है और उस लड़की को बांध देता है। एंड रिब्रू बोलता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। एंड जो दूसरा बंदा होता है वो रिब्रू के ऊपर अटैक करता है, तभी उसकी स्वॉर्ड काफी टुकड़ों में टूट जाती है। फिर हमें पता चलता है रिब्रू ने अपनी एक और स्किल का यूज किया जिसका नाम है बॉडी आर्मर। एंड फिर रिब्रू अपने हाथों से उस बंदे को ढकेलता है जिससे वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। वो लोग बोलते हैं कि तुमने हमारे ऊपर पिक से अटैक करवाया था, हिम्मत होती तो खुद लड़ने आते ना। एंड ये लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोग ऑरा के विलेज से, हम लोग ऑर्क वालों से नहीं हारेंगे। एंड यहाँ पे रिब्रू अपना सर खुजलाने और फूलो, लेकिन हम इतनी जल्दी हार भी नहीं मानने वाले हैं। जिसपे रिब्रू समझा रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार तुम हमारी बात तो सुन लो। बात सुनने को तैयार ही नहीं थे और रिब्रू बोलता है तुम लोग मेरा हाथ काट दोगे तो क्या मेरा कुछ हो जाएगा। तभी रिब्रू जमीन से अपना हाथ उठाता है एंड उसको वापस से एब्सॉर्ब कर लेता है। एंड रिब्रू का जो हाथ काटा होता है वो वापस से वहीं पे जुड़ जाता है। एंड ये भी एक स्किल होती है जिसका नाम है इंस्टेंट रीजनरेशन। एंड रिब्रू बोलता है कि ये लो मेरा हाथ वापस आ गया और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। एंड तभी वो रेड वाला ड्यूमन रिब्रू के आसपास आग लगा देता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि शायद वो जल के मर गया होगा। एंड यहाँ पे वो रेड वाला बंदा बोल रहा होता है कि मास्टर आखिरकार मैंने इसको हरा ही दिया। जिसपे वो वाइट बाल वाला बंदा बोलता है कि नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो। एंड हम लोगों को दिखता है कि रिब्रू उस फायर के बीच से आराम से चलकर आ रहा होता है। एंड रिब्रू बोलता है कि चलो मैं अब तुम्हें अपनी असलियत दिखाता हूँ कि मेरी पावर तुम लोगों से कितनी ज़्यादा है। एंड फिर रिब्रू अपना मास्क उतारता है और रिब्रू का ऑरा इतना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड रिब्रू बोलता है कि मैं नहीं चाहता मैं ये सब चीज़ों से तुम्हारे ऊपर अटैक करूं, क्योंकि मैं नहीं जानता तुम लोग किस वजह से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे ज़्यादा मजबूर किया तो मैं ये अटैक तुम लोगों के ऊपर कर दूंगा। जिसपे ये पिंक हेयर वाली लड़की बोलती है कि ये सब एनर्जी ये सराउंडिंग से नहीं निकाल रहा है, ये सब एनर्जी इसके अंदर से आ रही हैं। एंड यहाँ पे रिब्रू बोल रहा होता है कि चलो लगता है अब ये लोग अपनी हार मान ही लेंगे एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड वो एक पत्थर के ऊपर अपनी लाइटनिंग गिरा कर दिखाता है, जिसको देखकर वो लोगों का मुंह खुला को खुला रह जाता है। जिसके एंड जैसे ही वो रेड वाला ऑर्क उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, वैसे ही वो पिंक वाली ऑर्क उसके सामने आ जाती है और बोलती है भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। एंड फिर वो रेड वाला ऑर्क बोलता है कि नहीं, इसने हमारा विलेज तबाह किया है। एंड वो पिंक वाली ऑर्क बोलती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड वो एक्सप्लेन करती है कि अगर इसे हमारा विलेज तबाह करना होता तो ये अकेले आकर ही हमारा पूरा विलेज को तबाह कर देता और पूरे के पूरे लोगों को मार देता, वो भी चुटकी में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड इसके बाद वो रेड हेयर वाला ऑर्क ऐसा नहीं कर सकता। एंड फिर यहाँ पे रिब्रू अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बोलता है चलो किसी ने तो मेरी बात समझी। एंड फिर वो रेड हेयर वाला ऑक्स बोलता है कि ये मास्क फिर किसका है। एंड ये मास्क तो वही है जिसको पहनकर उस आदमी ने मेरे विलेज पर हमला किया था। जिस पे रिब्रू बोलता है कि तुम मास्क की क्या बात कर रहे हो, मैं ज़रूर। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि शाम के टाइम रिब्रू लोग अपने विलेज में लौट रहे होते हैं
और उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शिकार भी करा है। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग सारे गॉब्लिन्स को बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ देखते हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि रीब्रू अपने हाथ में एक मीट का पीस पकड़े होता है एंड फिर रीब्रू उसको टेस्ट करता है। भाई थोड़ी देर तक रीब्रू अपना फेस नीचे कर लेता है और सारे गॉब्लिन्स रीब्रू की तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि रीब्रू को वो फूड अच्छा लगा कि नहीं लगा। एंड उसके बाद रीगुड बहुत ही ज़्यादा डरते हुए पूछता है, मास्टर ये आपके टेस्ट के हिसाब से सही तो था ना? जिसके बाद रीब्रू यहाँ पे हंसते हुए बोलता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। एंड ये सुनते ही सारे गॉब्लिन्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड यहाँ पे रीब्रू बोलता है कि फाइनली मैंने इस वर्ल्ड में पहली बार कुछ खाया है और उसका टेस्ट इतना अच्छा है। और दूसरी सीन में हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे गॉब्लिन्स अपनी पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं, ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और मीट खा रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े भी कर रहे होते हैं। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि एक कोने में वो दोनों ऑक्स बैठे हुए हैं एंड उसके सामने काइजन एंड रीग्रू बैठे होते हैं और उनके साथ रीगुड भी बैठा होता है। यहाँ पे काइजन बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे ऑर्क्स और ऑक्स आपस में कैसे हमला करवा सकते हैं, जिसपे यहाँ पे वो रेड हेयर वाले ने रीमरू के ऊपर शक करा, इसलिए कि जब ये सब वहाँ पर हो रहा था तो वहाँ पर एक मास्क वाला बंदा भी मौजूद था और अब हमें वो मास्क वाला बंदा दिखाया जाता है एंड इसका मास्क तो किसी भी तरह से रीमरू के मास्क से मिलता जुलता तो लग ही नहीं रहा है। फिलहाल हमें काइजन यहाँ पर बताता है कि अगर ऐसा हुआ और ये सब के पीछे किसी ह्यूमन की चाल हुई तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो रेड ऑर्क होता है वो बताता है, हाँ इसी वजह से हम लोगों ने रीमरू के ऊपर अटैक भी किया था और हम लोगों को किसी को परेशान करने का ऐसा। एंड फिर रीमरू वापस से मील खाने चला जाता है एंड बाकी यहाँ पे जो रेड वाला बंदा होता है वो वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसका साथी बोलता है और वो बोल रहा होता है कि ये सौदा बहुत ही अच्छा होगा और क्योंकि हम इसके अंडर रहेंगे तो हम लोग सेफ भी फील करेंगे एंड प्लस हम लोगों को रहने की भी जगह मिल जाएगी एंड हम लोगों के ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम लोगों के पास काउंटर अटैक का भी मौका मिल जाएगा। जिस पे वो रेड वाला बंदा बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहा हो, पर मुझे और वक्त चाहिए ये डिसाइड करने के लिए। एंड इसी बात से हमें भाई पता चलता है कि ये एक लीडर है एंड लीडर जो डिसाइड करेगा वही बाकी ऑर्क्स को मानना भी पड़ेगा। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा आगे जाता है एंड एक पेड़ में बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और बोलता है कि काश मैं थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता तो मैं अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर सकता। एंड अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा रीमरू के पास आ चुका है एंड इसने डिसाइड कर लिया है एंड जिस पे रीमरू बोलता है कि ओके। एंड फिर वो रेड वाला बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारे विलेज के अंडर में रहने के लिए भी तैयार हूँ एंड मैं इस विलेज की रखवाली भी करूँगा, लेकिन इस पे एक शर्त है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा जब तक चलेगा जब तक हम लोग उस ऑर्क वाली सेना को हरा नहीं देते एंड उसका जो मास्टर है एंड उसका जो लीडर है उसको जब तक हम हरा नहीं देते, जिसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। अगर तुमको ये मंजूर है तो रीमरू तुम बताओ। एंड जिस पे रीमरू बोलता है कोई बात नहीं, तुम लोग जब उसको हरा देना तो उसके बाद तुम लोग चाहो तो इस विलेज पे रुक सकते हो, अगर नहीं चाहो तो जा भी सकते हो। एंड जिसके बाद वो रेड हेयर वाला बंदा बो डाउन करके बोलता है हाँ मुझे ये सब चीज़ें एक्सेप्ट हैं एंड वो बोलता है कि आज से हम तुम्हारे अंडर में काम करेंगे रीमरू। एंड रीमरू बोलता है कि बाकी लोगों को भी बुला के लिया क्योंकि मुझे भी उनसे कुछ काम है। तो सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तो रीमरू यहाँ पे बताता है कि एंड मेरा नाम जो है ये तुम सबको याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा एंड काफ़ी ज़्यादा तुम लोगों को। एंड अब यहाँ पे पिंक हेयर वाली ऑर्क बोलती है कि तुम ऐसा मत करो नहीं तो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, जिस पे रीमरू बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, ये काम मैंने पहले भी किया है। एंड फिर वो पिंक हेयर वाली लड़की बोल ही रही होती है एंड तभी वो रेड हेयर वाला बंदा बोलता है हमें मंजूर है, तुम मुझे नाम दे सकते हो। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रीमरू यहाँ पे नाम देने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसको सब कुछ ब्लर ब्लर दिखने लगता है एंड वो बेहोश हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं जब रीमरू को होश आता है तो उसके पास दो लोग बैठे होते हैं एंड वो बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। एंड रीमरू यहाँ पे बोल रहा होता है मेरी जो भी मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ब्लर हो रखी हैं। एंड जिसके बाद रीमरू बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने 3 दिन की स्लीप सर्कल के जाने से पहले क्या क्या किया। एंड फिर हमें आगे से वही रेड हेयर वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि फिट हो चुका था एंड वो पहले से बहुत ही ज़्यादा पतला भी दिख रहा था एंड अब वो कुछ ज़्यादा ही ह्यूमन की तरह दिख रहा होता है और वो रीमरू को ग्रीट करते हुए बोलता है मैं हूँ बेनी मारू। एंड वो बोलता है कि मैं इवॉल्व हो चुका हूँ यहाँ पे काइजिन में क्योंकि आपने मुझे नेम दिया। एंड फिर रीमरू को सब याद आ जाता है एंड बोलता है हाँ यार मैं तो इसी को नाम देते हुए बेहोश हो गया था। एंड यहाँ पे रीमरू अपने मन में सोच रहा होता है ये तो पहले से बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है एंड पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्कुलिन था एंड हट्टा कट्टा था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही पतला हो चुका है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें वो पिंक हेयर वाली ऑर्क्स दिखाई जाती है जो कि अपना नाम शूना बताती है और फिर रीमरू बताता है कि ये तो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी है
एंड यहाँ पे दूसरी ऑर्क अपना नाम शियोन बताती है। एंड यहाँ पे रिमरू बताता है कि मुझे पहले के मुकाबले इसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस दिख रही है और ये कम जंगली भी दिख रही है। एंड फिर हमें वो ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ पे हाकुरू होता है। एंड वो बोलता है कि आपने हम लोगों को नाम दिया, इसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एंड रिमरू बोलता है कि तुम्हारी तो आँख भी वापस आ गई। एंड फिर हमें दूसरा बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ पे शियोई होता है। एंड वो यहाँ पे रिमरू को ग्रीट करता है एंड बोलता है अब मैं पूरे विलेज की यहाँ पे चौकीदारी करने का काम कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे ग्रीट सेज बताती है कि अगर तुम किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल को अगर नाम दोगे और तुम्हारी इससे बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावर खर्चा हो जाती है और इसी वजह से तुम बहुत ही जल्दी स्लीप पे भी चले जाते हो। और रिमरू पूछता है कि वो छठा बंदा कहाँ गया, जिस पे ये लोग बोलते हैं कि वो बाहर विलेज का काम बटाने गया है। एंड तभी यहाँ पे वो बंदा आ जाता है। भाई वो बंदा अपना नाम कुरोबे बताता है एंड वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फिट हो चुका है एंड ये भी इवॉल्व हो चुका है काइजिन में। एंड रिमरू बोलता है कि पहले तो ये एक हाथी की तरह बड़ा था पर अब तो ये एक मिडिल ईस्ट आदमी की तरह लग रहा है। एंड फिर हमें वो पिग्स की सेना दिखाई जाती है जो कि यहाँ पे लेक्स की तरफ बढ़ रही होती है, जो कि ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ इजूरा की लेक्स होती है। एंड इनको यहाँ पे ऊपर से 3 लिजर्ड मॉन्स्टर देख रही होती हैं और वो यहाँ पे पहरा देने के लिए बैठी रहती हैं। एंड दूसरी सीन में हमें यहाँ पे दलदल की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे लिजर्ड रहती हैं। एंड यहाँ पे एक लिजर्ड मॉन्स्टर अपने किंग को बता रही होती है कि यहाँ पे पिग मॉन्स्टर हमारी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसपे वो किंग बोलता है ऑर्क्स हमारे लेक की तरफ बढ़ रहे हैं और लेकिन क्यों। एंड यहाँ पे वो लिजर्ड मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि अगर वो लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम लोग उनको आसानी से डिफेंड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस जो हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखे रहो। कि किंग यही तो कमी है, उन लोगों की क्वांटिटी यहाँ पे 2 लाख के आसपास है एंड जो हमारी आर्मी की क्वांटिटी है वो लगभग 1 लाख के आसपास है। एंड ये सुनने के बाद यहाँ पे सबकी हालत ख़राब हो जाती है। एंड भाई यहाँ पे वो लिजर्ड मॉन्स्टर ये भी बताता है कि जो उनके रास्ते में आता है वो बिना कुछ कहे उसे भी खा जाते हैं और ना ही वो दया दिखाते हैं और ना ही किसी के ऊपर वो रहम खाते हैं। एंड ये सब सुनने के बाद भाई राजा बोलता है मुझे लगता है ये सब के पीछे एक पिग लॉर्ड का हाथ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात हो सकती है हमारे लिए। एंड बाकी यहाँ पे 3 बंदे बात कर रहे होते हैं यहाँ पे कि वो जो पिग मॉन्स्टर है उन लोगों ने कैसे ऑर्ग वालों का विलेज तबाह कर दिया एंड वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। एंड अब हमें यहाँ पे किंग बताता है कि भाई हर 100 साल के बाद एक बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कोई एक पिग लॉर्ड पैदा हो। एंड भाई उसके पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ पे पिग को कंट्रोल कर सकता है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल भी होता है। एंड मुझे ये सब देखकर तो यही लगता है कि यहाँ पे एक पिग ऑर्क का जन्म हो चुका है। एंड फिर राजा बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे जीतने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। एंड फिर वो सबको कहता है कि जाके तैयारियां करो क्योंकि कभी भी हमारे ऊपर हमला हो तो हम तैयार हैं उनको डिफेंड करने के लिए। बाकी यहाँ पे किंग बोलता है कि मेरा बेटा कहाँ है। एंड तभी यहाँ पे बाहर से एक बंदा आता है और वो बोलता है हाँ डैड मैं यहीं पे हूँ। एंड हमें बताया जाता है कि इसका नाम गाबिरू है। एंड फिर वो राजा बोलता है कि बेटे मुझे तुमसे कोई काम है, जिसपे उसका बेटा बोलता है हाँ डैड बताइए। एंड नेक्स्ट सीन में हमें रिब्रू के विलेज में दिखाया जाता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे उस आदमी से स्वॉर्ड सीख रहे होते हैं एंड ये सबको बहुत ही ईजिली डिफीट कर दे रहा है एंड एक ही बार में सबको हरा दे रहा है। एंड वो बोलता है तुम सारे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, लेकिन अगर तुम लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे और तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को इतना ज़्यादा ट्रेन करूँगा कि तुम लोग किसी का भी सामना आसानी से कर सकते हो और अपने स्वॉर्ड्स के बल में। और दूसरी तरफ हमें वो रेड हेयर वाला बंदा बता रहा होता है कि ये सब पिग मॉन्स्टर के पीछे एक पिग लॉर्ड का हाथ भी हो सकता है, जिस पे रिमरू बोलता है कि ये पिग लॉर्ड क्या होता है। एंड फिर वो रेड हेयर वाला बंदा रिमरू को सब बता देता है कि ये पिग लॉर्ड 100 साल में एक बार जन्म लेता है और जिसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा ब्रूटल होता है कि उसकी बात ही तुम मत करो। एंड फिर रिमरू बोलता है कि यार उन लोगों ने तुम्हारे विलेज के ऊपर अटैक क्यों किया, कि एक बार उसके विलेज में कोई जोकर टाइप का बंदा आया था एंड उसने कहा था कि मैं तुम सब लोगों को नाम दूंगा। एंड मैंने कहा मैं किसी ऐरे गहरे से नाम नहीं लूंगा, जो पावरफुल होगा और जो काबिल होगा मैं उसी को अपना लीडर चुनूंगा। एंड इसलिए मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि वो लेक्स फॉरेस्ट की तरफ रहना पसंद करते हैं, जो कि एक अनविजुअल सी बात थी, इस वजह से मैंने तो आपको बता दिया। एंड फिर हम लोग लिजर्ड मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि रिमरू के विलेज की तरफ आ रहे होते हैं कि इनके डैड ने इसको ये काम दे दिया कि जाके सारे के सारे गॉब्लिन विलेज से जाके मदद मांगो, क्योंकि यहाँ पे जो और आने वाले हैं उनसे ये लोग साथ मिलकर फाइट कर सकें। एंड हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे किंग इसको ऑर्डर दिया करता है कि जाओ सारे के सारे गॉब्लिन विलेज से जो भी जितने पावरफुल गॉब्लिन से उनको एकजुट करो एंड हम सब साथ मिलकर लड़ाई करने वाले हैं। एंड जहाँ पे किंग का बेटा बोल रहा होता है कि डैड को अब आराम करना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है एंड ये सब काम मेरे पे छोड़ देना चाहिए। एंड जिसपे उसके तीनों साथी उसका साथ देता है, वो बोलते हैं कि हम तो चाहते हैं तुम किंग बनो यहाँ के। एंड भाई इनके एंड बाकी इसके बंदे इसके नाम चिल्ला चिल्ला के इसको बहुत ही ज्यादा चीयर अप कर रहे होते हैं। एंड ये बोलता है हाँ तुम लोग देखना मैं बहुत ही अच्छा लीडर बनूंगा। एंड हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि रिमरू का बनाया हुआ विलेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है
एंड फिर हम इन 3 ब्रदर्स को देखते हैं जो कि एक कपड़े को देखकर बोल रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छा बना है। एंड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो कपड़ा शोना बना रही होती है। एंड फिर शोना बताती है कि ये जो कपड़े हैं ना एक मैजिकल टाइप से बनाए गए हैं, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर भी है। एंड इतने में ही यहाँ पे रिब्रू एंड शियोन आ जाती हैं। तुम इतनी जल्दी कपड़े बनाना भी सीख गई, बाकी शूटर फंसाया है। एंड फिर रिब्रू हम लोगों को बताता है कि उस बुड्ढे ने अपनी ट्रांसपेरेंसी वाली एबिलिटी यूज करके वहाँ से गायब भी हो गया, जबकि वो वहीं पे बैठा होता है। एंड वो दोनों रिब्रू के लिए प्रे भी कर रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे गुप्ता आ जाता है ट्रेनिंग करके, और वो बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। एंड फिर रिब्रू ग्रीड से बोलता है कि मुझे तुम बचा लेना, जिसपे ग्रीड से सजेशन देता है तुम बस अपनी आइज क्लोज करना एंड अपनी स्पून को राइट साइड को घुमा देना। एंड फिर रिब्रू बोलता है मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। एंड फिर रिब्रू अपनी आइज क्लोज करके अपना हाथ राइट साइड को कर देता है, और फिर हम लोग देखते हैं कि वो स्पून अब गोप्ता के मुंह में जा चुका है। एंड गोप्ता को उस फूड को खाते ही बहुत ही ज्यादा तेज झटका लगता है, एंड वो बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है। एंड उसका शरीर यहाँ पे बैगनी कलर का हो जाता है, और उसके मुंह से भी झार आ रहा था जैसे कि उसने जहर खा लिया हो। एंड अब ये देख पूछता है ये क्या हो गया, और बोलता है अगली बार जब से भी तुम खाना बनाना तो सबसे पहले बेनीमारू को खिलाना, जिसपे बेनीमारू बोल रहा होता है भाई मुझे क्यों फंसा दिया। एंड अब हम लोग यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि गाबेरू क्लैन यहाँ पे पानी पीने के लिए रुका हुआ है। एंड उनमें से एक लिजर्ड मैन बोल रहा होता है कि अब तक हम लोगों ने साथ, और वो रिगुड के साथ वहाँ से चला जाता है। एंड बाहर निकलते ही उसको यहाँ पे बेनीमारू एंड उसकी टीम मिलती है। एंड बेनीमारू यहाँ पे बोल रहा होता है कि हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। एंड तभी रिब्रू वहाँ पे पहुंच जाता है एंड बोलता है तुम्हारा लीडर कहाँ है। एंड जैसे ही रिब्रू ये बोलता है तो वो लोग एक ड्रामेटिक सी एंट्री करने लग जाते हैं एंड अपने किंग को वैसे ही भेजते हैं। एंड ये सब बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था भाई सच में। एंड रिब्रू यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये सब की क्या जरूरत है। एंड तभी गाबेरू रिब्रू के सामने आता है एंड बोलता है कि मेरा नाम गाबेरू है एंड मैं तुम सबको अपने अंडर में काम करने की इजाजत देता हूँ। तुम जैसे वीकलिंग्स मेरे नीचे काम करोगे तुम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी है। एंड वो फिर से बहुत ही ज्यादा घमंड दिखाने लग जाता है एंड काम करने का मौका मिल रहा है। एंड यहाँ पे इन सब लोगों को बहुत ही ज्यादा क्यों बोला। एंड फिर गाबेरू बोलता है कि एंड फिर यहाँ पे रंगा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था एंड उसका फेस देखने लायक था। एंड रंगा बोल रहा होता है कि एक गंदी छिपकली ने मेरे मास्टर के बारे में ऐसा क्यों कहा। एंड तभी वहाँ पे गुप्ता आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे रंगा बहुत ही ज्यादा कामली डिसीजन ले रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पे गुप्ता बोल रहा होता है कि भाई मैं इसका सामना कैसे करूंगा यार, और ये तो काफी ज्यादा पावरफुल भी दिख रहा है। एंड यहाँ पे पीछे से रिब्रू बोल रहा होता है कि अगर तुम जीत गए ना तो मैं तुम्हें यहाँ पे काइजिन से बहुत ही अच्छी एक वेपन बनवा के दूंगा, जिसको सुनकर गुप्ता यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ गुप्ता ने शैडो मूवमेंट भी सीख ली है। एंड सब लोग यहाँ पे गुप्ता को उछाल कर प्रेस कर रहा होता है कि बहुत तगड़ा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। एंड नेक्स्ट सीन में रिब्रू बोल रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही तगड़ी वेपन बनवाऊंगा। अभी रिब्रू बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि हम लोग मिलकर तुम्हारे साथ उस ऑर्फ को हराएं और तुम लोगों की मदद करें तो हम लोग करेंगे, लेकिन तुम लोगों के अंडर में नहीं, तुम लोगों के साथ। और रिब्रू बोलता है कि अपने लीडर को लेकर यहाँ से दफाओं पे बेहोश पड़ा होता है। एंड ये सारे लिजर्ड मैन अपने लीडर को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। एंड ये लोग भागते भागते बोल रहे होते हैं कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। एंड अब हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे ऑक्स यहाँ पे लिजर्ड मैन के आइलैंड की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहे होते हैं। एंड वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में होते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक मीटिंग बैठी हुई है एंड शुइन यहाँ पे आया है। एंड और सिलॉट के अंदर ही इतनी पावर होती है कि वो इतनी सारी आर्मी को एक साथ संभाल पाए। एंड यहाँ पे सुई बताता है कि उसे यहाँ पे कोई कांटेक्ट कर रहा है एंड उसे जो कांटेक्ट कर रहा है वो यहाँ पे रिब्रू से मिलना चाहता है। एंड यहाँ पे रिब्रू ड्रैड का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एंड यहाँ पे रिब्रू इजाजत देता है कि जो भी है उसको यहाँ पे बुला लो। एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ग्रीन लाइट जलती है एंड उसके अंदर से एक ड्रैड स्पॉन होती है। एंड वो रिब्रू को ग्रीट करते हुए बोलती है कि मॉन्स्टर्स के राजा, मुझको यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं एक ड्राइड हूँ। एंड यहाँ पे रिब्रू जो यहाँ पे काम है वो बताओ। एंड वो ड्राइड बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम उस ऑर्क लॉर्ड को मार दो। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग उसी ड्राइड को देखते हैं जो कि रिब्रू से हेल्प मांग रही होती है उस ऑर्क लॉर्ड को हराने के लिए। एंड जिसपे रिब्रू कहता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं एक स्लाइम इस चीज पर हेल्प करूं। तो बेनीमारू बोलता है कि रुको एक सेकंड, तुम हम लोगों से अभी अभी मिली हो एंड तुमने अभी ऑर्क लॉर्ड को मारने की बात कर दी, ये तो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हुआ। तो यहाँ पे ट्रेनी बोलती है कि तुमने सही कहा, यहाँ पे ऑर्क से लड़ने के लिए काफी ज्यादा लोग हैं जिससे हम लड़ने के लिए ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पर अफसोस वो लोग अब इतनी ज्यादा पावर में नहीं है। एंड साथ ही साथ हम इतनी ज्यादा पावरफुल चीज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं जो कि वो रिब्रू से कह रही होती है। तो यहाँ पे रिब्रू बोलता है कि वो जो ऑर्क लॉर्ड है वो एक मिथिकल बीइंग के जैसा है, उसको आज तक किसी ने नहीं देखा है, क्या वो सच में भी होते हैं। जिसपे ट्रेनी पोटैटो चिप्स खाते हुए बोलते हैं कि हाँ वो सच में होते हैं। एंड फिर यहाँ पे काइजिन एंड रिगुड बोलते हैं कि अगर ये फॉरेस्ट की रेनी बोल रही है तो ये सच बात ही होगी। एंड फिर रिब्रू बोलता है चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे सबसे पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ का लीडर जो हूँ। एंड फिर वो सब लोगों को यहाँ पे बैठालता है और पूछता है कि ये लोग आखिर चाहते क्या होंगे, और पूछता है कि किसी को आइडिया है यहाँ पे।
एंड फिर यहाँ पे जो सोना होती है वो सोई से पूछती है कि लास्ट बार जब हम लोग अपने विलेज में गए थे तो तुमको वहाँ पे कुछ देखने के लिए मिला था। एंड यहाँ पे शोई बताता है यही तो एक मिस्टीरियस चीज़ है, जब हम लोग अपने विलेज पे वापस गए तो वहाँ पे ना हमारे किसी विलेजर की बॉडी थी और ना ही किसी ऑर्ग की बॉडी थी, और पूरा का पूरा विलेज भी खाली था। एंड फिर बेनीमारू बोलता है कि हाँ भाई, मैंने भी यही चीज़ नोटिस की थी और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खटक भी रही है कि इतनी बड़ी सेना को खाना कहाँ से मिलता होगा। तो रिमरू यहाँ पे बोलता है कि तुम लोग कहना क्या चाहते हो कि, तो उतने में यहीं पे ट्रेनी बोलती है कि उस एबिलिटी को स्टाफ एबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेनी बताती है कि उनकी टीम में से या किसी एनिमी से भी कोई भी नीचे गिरता है तो सारे के सारे ऑक्स उसे खाने के लिए दौड़ जाते हैं और ये लोग उसे खाकर ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर ट्रेनी रिमरू से कहती है कि ये बिल्कुल तुम्हारे प्रीडेटर एबिलिटी की तरह है। तो फिर रिमरू यहाँ पे बोलता है कि ये लोग हमारे विलेज की तरफ आएंगे ही क्यों, हम लोगों के पास ऐसा क्या है। तो जिसपे बेनीमारू बोलता है कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्लाइम बैठा है, इस वजह से वो यहाँ पे आएंगे। जिसमें रिमरू बोलता है कहाँ पे, जिसपे बेनीमारू बोलता है कम ऑन, हम सबको पता है यहाँ पे कौन है ज़्यादा पावरफुल स्लाइम। एंड जिसके बाद ट्रेनी बोलती है कि एक और बार मैं इस विलेज के ग्रेट लीडर, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन वेल्डोरा का प्रोटेक्शन है, उससे मैं एक और बार रिक्वेस्ट करूँगा उस ऑर्क लॉर्ड को मारने के लिए। जिसपे रिमरू बोलता है क्या मैं इसके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ग्रेट से समझ आती है कि जो बेसिकली जो ड्रैड्स होते हैं वो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करने के लिए ये सारे ड्रैड्स मिलकर उनसे बदला लेते हैं। एंड यहाँ पे रिमरू सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पे शियोन आ जाती है और वो बोलती है कि हमारे ग्रेट रिमरू जरूर से फाइट करेंगे और बाकी वो सारे और चीन के सामने हैं ही क्या। एंड जिसपे वो ट्रेनी बोलती है कि हाँ, सारे और रिमरू के सामने कुछ भी नहीं है। एंड फिर रिमरू वापस से स्लाइम बन जाता है एंड वो बोलता है चलो मैंने मंजूर कर लिया, मैं रिमरू टेम्पेस्ट उसको जरूर हराऊंगा। एंड फिर रिमरू बोल रहा होता है कि इससे पहले मैं फाइट करने जाऊँ तो हम लोग यहाँ पे लिजर्ड मैन को अपने साथ ले लेते हैं। एंड फिर रिमरू यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं उस बेवकूफ़ गाबिरू से बात तो नहीं करना चाहता क्योंकि वो तो सुनने को तैयार ही नहीं होगा। तो यहाँ पे शोई बोलता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं उस विलेज के लीडर से जाके डायरेक्ट बात करूं। तो इसमें रिमरू बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर रिमरू बोलता है कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उनसे बात करने की कोशिश करो और उनको बताओ कि हम लोग उनके साथ एक अलायंस फॉर्म करना चाहते हैं। एंड दूसरी तरफ हम लोग गाबिरू को देखते हैं जो कि सोकर उठता है एंड बोलता है मैं कहाँ पे हूँ। एंड यहाँ पे सारे लिजर्ड मैन बोल रहे होते हैं कि फाइनली आप उठ गए। एंड फिर गाबिरू को याद आता है कि उसको गोप्ता ने कितनी बुरी तरह से पीटा था। एंड फिर गाबिरू बोलता है कि मुझको समझ में आ गया, उस विलेज का राजा वो जरूर छोटा ही वाला गॉब्लिन था। जिसपे यहाँ पे गाबिरू के साथी बोल रहे होते हैं कि क्या सच में वही छोटा गॉब्लिन उस विलेज का राजा था। एंड फिर वो लोग यहाँ पे ग्रुप बनाकर बात करने लग जाते हैं कि उस विलेज का एक्चुअली राजा कौन था। एंड अब गाबिरू एक बंदे को देखता है एंड बोलता है कि ये छोटा मास्क लगाए हुए बंदा कौन है जो कि जोकर जैसा दिख रहा है। एंड फिर वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि उसका नाम लेपेस है एंड उसको यहाँ पे गैलमेंट ने भेजा है। एंड वो बोलता है कि गाबिरू तुम कैसे हो, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। एंड बाकी वो गाबिरू को मन में ये भर देता है कि तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बूढ़े हो चुके हैं और इस बड़ी सी जंग को जीतने के लिए मेरे ख्याल से तुम्हें रूल करना चाहिए। एंड यहाँ पे गाबिरू उस बात को सहमत करते हुए बोलता है कि मेरे को लगा था मैं इन ऑर्क्स को हराने के बाद राजा बनूंगा, लेकिन मेरे को लगता है मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है। एंड फिर गाबिरू लेपेस से बोलता है तुम यहीं पे रहो, मैं अभी अपने पैलेस पे जाता हूँ और अपने डैड से बात करता हूँ। एंड जिसपे लेपेस बोलता है कि हाँ आराम से जाओ। एंड फिर हम लोग यहाँ पे ऑर्क की सेना देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एविल टाइप की दिख रही होती है। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ लिजर्ड मैन का राजा बोल रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जहाँ पे लिजर्ड मैन की स्पीशीज नहीं बचेगी। तभी वहाँ पे इनका एक सिपाही आता है एंड वो बोलता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा का एक बंदा आ रहा है जो कि हम लोगों के साथ अलायंस फॉर्म करना चाहता है। जिसको सुनने के बाद राजा बोलता है उसको जल्दी अंदर बुलाओ। एंड जिसपे राजा की असिस्टेंट बोलती है कि नहीं, ये तो एक जासूस भी हो सकता है। एंड फिर राजा बोलता है कि वैसे भी तो हम लोग मरने ही वाले हैं, शायद से हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बचने का मौका मिल जाए। एंड तभी वहाँ पे शोई एंट्री लेता है एंड वो बोलता है मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मैसेंजर है अपने मास्टर की तरफ से। और वो बताता है कि उसके मास्टर चाहते हैं कि लिजर्ड मैन उसके साथ एक अलायंस फॉर्म करे और इन यहाँ पे ऑर्क्स का साथ में मिलकर सामना करे। तो यहाँ पे सामने वाला किंग बोलता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है। तो ये बोलता है मेरे लीडर का नाम है रिमरू टेम्पेस्ट। तो ये सुनकर वो राजा एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो वही विलेज है जिसपे यहाँ पे वो स्लाइम राजा है। एंड अब यहाँ पे राजा सोचता है कि अगर इसका ऑरा यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल है तो इसके लीडर का ऑरा यहाँ पे कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ पे सैनिक बोलता है कि तुम्हारा राजा भी डर गया ना, तभी वो हमारे राजा के साथ यहाँ पे अलायंस फॉर्म करने आया है, तुम फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हें भी जगह दे देंगे। तो यहाँ पे राजा बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो एंड एक कोने में खड़े हो जाओ। एंड सोई यहाँ पे उसके गले में स्टिंग्स बांध देता है जिसकी वजह से उसके गर्दन से थोड़ा खून निकलने लगता है। एंड जिसको देखकर राजा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है इसकी बेवकूफ़ी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। एंड फिर राजा बोलता है कि अगर तुम लोग हमारे साथ अलायंस फॉर्म करना चाहते हो तो हम लोग ये सब खुशी खुशी करेंगे। एंड बाकी यहाँ पे शोई बोल रहा होता है कि इसको इस बार मैं छोड़ रहा हूँ और अगली बार कोई भी मेरे मास्टर के बारे में कुछ भी बोलेगा तो मैं उसको सहन नहीं करूंगा। और वो बोलता है कि चलो बताओ तुम्हारा इरादा क्या है। एंड जिसपे वो किंग बोलता है कि मैं ये अलायंस फॉर्म करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे किंग से मिलना चाहता हूँ।
जिसपे ये बंदा बोलता है चलो ठीक है, आने वाले 7 दिन में हमारे किंग तुमसे मिलने आएंगे। एंड फिर वो बंदा बोलता है लेकिन तुम आने वाले 7 दिन में इन ऑर्क से लड़ने की सोचोगे भी नहीं, और बाकी मेरा काम यहीं तक था एंड मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। एंड शोई के जाने के बाद वो किंग एकदम से रिलैक्स फील करने लगता है और बोलता है गॉड ने फाइनली एक फरिश्ता भेज दिया हम लोगों को बचाने के लिए। एंड फिर किंग अपने सारी की सारी यहाँ पे प्रजा को बुलाता है एंड बोलता है कि तुम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम 7 दिन में बहुत ही बड़ा अलायंस करने जा रहे हैं और हम लोग इस बार यहाँ पे जिंदा भी बच जाएंगे। एंड वो सबको वार्निंग देता है कि आने वाले 7 दिनों में कोई भी यहाँ पे अटैक नहीं करेगा किसी के ऊपर और सब लोग यहाँ पे डिफेंस करेंगे। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे इनके किले के अंदर एक ऑर्क घुस जाता है जिनको ये तीनों मिलकर मारते हैं एंड बोलते हैं ये ऑर्क कितना बड़ा है। एंड बोलते हैं इस तरह के अगर 2 लाख ऑर्क आ जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा। एंड नेक्स्ट सीन में यहाँ पे गाबिरू आ जाता है एंड वो किंग से बोलता है मैंने आपका दिया हुआ काम पूरा किया। एंड जिसपे वो बताता है कि उसने 7000 गॉब्लिन्स को यहाँ पे वर्क करने के लिए मना लिया है। एंड जिसपे राजा प्रेस करता है एंड बोलता है बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। लेकिन यहाँ पे गाबिरू बोलता है कि आप अब बूढ़े हो चुके हैं। एंड ये बोलते ही वो अपने हाथ से इशारा करता है। फिर कुछ सैनिक आकर राजा की गर्दन के पास तीर लगा देते हैं, जो कि ये सब देखकर राजा बोलता है ये सब क्या हो रहा है। एंड फिर गाबिरू बोल रहा होता है जब तक यहाँ पे ऑर्क लॉर्ड खत्म नहीं हो जाते और जब तक मैं ऑर्क लॉर्ड को मार नहीं देता आपको यहीं पे आराम करना होगा, और अपने सैनिकों से कहकर राजा को जेल में डलवा देता है। एंड फिर वो राजा की छड़ी अपने हाथ पर लेकर बोलता है कि अब से मैं यहाँ पे रूल करूंगा। एंड जिसको देखने के बाद सारी की सारी प्रजा बोलती है कि आज से हमारे राजा गाबिरू हैं। एंड वो गाबिरू को काफी ज्यादा प्रेज भी करने लगते हैं। एंड फिर गाबिरू बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे सामना करते हैं एक ऑर्क लॉर्ड का। और वो बोलता है कि क्या साथियों तुम लोग तैयार हो, जिसमें ये लोग सब लोग उसे प्रेस कर रहे होते हैं। एंड फिर हम लोग देखते हैं गाबिरू यहाँ पे काफी ज्यादा फाइट मोड में आ गया एंड वो अपने सैनिकों से काफी ज्यादा ऑर्क को मरवा रहा होता है। एंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। एंड भाई ये सब लिजर्ड मैन को बहुत ही ज्यादा भारी भी पड़ने वाला है। एंड फिर गाबिरू बोल रहा होता है कि ये कैसे ऑर्क्स हैं, ये तो अपनी टीम मेंबर को खा रहे हैं। एंड बाकी एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट से जरूर बताना और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं रीमरू एंड उसकी पूरी टीम यहाँ पे लिजर्ड मैन से मिलने जा रही होती है, जहाँ पे रीमरू उनके साथ अलायंस फॉर्म करने जा रहा है। एंड रीमरू के साथ यहाँ पे शियोन एंड बेनीमारू एंड हाकिरू भी होते हैं। एंड यहाँ पे शोई सब लोगों को पूरी न्यूज बता रहा होता है फॉरेस्ट के बारे में। एंड वो बताता है कहाँ पे डेंजर है एंड कहाँ पे नहीं है। एंड शोई यहाँ पे बताता है कि वो एक गॉब्लिन्स की सेना भी लेकर जा रहा होता है जिसका लीडर यहाँ पे गोप्ता है। एंड यहाँ पे रीमरू बताता है कि उसने शियोना, रीगुड और काइजिन सबको विलेज में छोड़ा हुआ है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। एंड अब यहाँ पे शोई देखता है कि एक लिजर्ड मैन यहाँ पे ऑर्क से लड़ रही होती है एंड वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रही होती है उनके आगे। एंड वो ये बात रीमरू को बताता, जिसमें रीमरू बोलता है कि अगर तुम उन लोगों से लड़ सकते हो तो उसे जाकर बचाओ। तो इसमें शोई बोलता है ये तो मेरे बाएं हाथ का काम होगा। एंड दूसरी तरफ हम लोग रीमरू को देखते हैं जो कि ऑर्डर दे रहा होता है कि हम लोग सबसे पहले शोई के पास जाएंगे। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे ऑर्क की लाशें पड़ी हुई हैं। एंड यहाँ पे गोप्ता बोल रहा होता है कि भाई हम लोगों के आने से पहले यहाँ पे किसी ने काम तमाम कर दिया। तो वहाँ पे रीमरू उन लोगों को देखकर बोल रहा होता है कि सच में शोई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब हम लोग उसी लिजर्ड मैन को देखते हैं जो कि लड़ाई के दौरान यहाँ पे घायल हो गई थी और सोई यहाँ पे कह रहा होता है कि मास्टर अब इसका क्या करना है। एंड फिर रीमरू को अपना फुल हीलिंग पोशन पिलाता है एंड बोलता है तुम फिक्र मत करो ये एक पोशन है। एंड फिर भाई इसके बाद वो लिजर्ड मैन के अंदर जान आती है और वो बोलती है ये कौन सी तरह का पोशन है, इसने तो मुझे पूरा का पूरा ठीक कर दिया और ऐसा लग जरूर। एंड फिर इन दोनों के बीच में अलायंस फॉर्म हो जाती है और यहाँ पे रीमरू शोई से बोलता है कि जाकर किंग को वापस छुड़ा कर ले आओ। एंड दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे फाइट देख रहे होते हैं जो कि ऑर्क्स और यहाँ पे लिजर्ड मैन के बीच में हो रही होती है, जिसको यहाँ पे गाबिरू लीड कर रहा होता है। एंड उन लोगों के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही होती है। एंड यहाँ पे गाबिरू बोल रहा होता है कि ऑर्क्स हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हम लिजर्ड मैन को कोई भी नहीं हरा सकता। एंड फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि काफी सारे ऑर्क्स आ पाते हैं। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि एक लिजर्ड मैन नीचे गिर जाता है, हम लोग फाइट नहीं कर सकते। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे लिजर्ड मैन बीच में फंस चुके हैं, चारों तरफ से उनको ऑर्क से घेर रहे हैं। एंड फिर गाबिरू एक ऑर्क के हाथ में देखता है, उसकी चमड़ी बिल्कुल लिजर्ड मैन की तरह हो जाती है, जो कि खासकर यहाँ पे पानी में बनने के लिए वाली चमड़ी होती है। एंड यहाँ पे गाबिरू बोल रहा होता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड फिर गाबिरू बोलता है तुम ही हो ना ऑर्क लॉर्ड, मैं तुमको 1v1 चैलेंज करता हूँ। जिसपे ऑर्क बोलता है कि मैं ऑर्क लॉर्ड का कमांडर हूँ। एंड ये सुनकर गाबिरू बोलता है कि अगर इसका कमांडर इतना ज्यादा पावरफुल है तो यहाँ पे ऑर्क लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल होगा। एंड फिर यहाँ पे गाबिरू को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि उसने फाइट क्यों करी। एंड दूसरी सीन में हम लोग देखते हैं कि लैपिस एंड गेलमैन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं क्योंकि सब कुछ उनके
प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा होता है। एंड तभी उनके बगल से एक ग्रीन ग्रीन बहुत ही तेज लाइट निकलती है और वहाँ पे ट्रेनी आ जाती है। एंड वो इन लोगों को बताती है कि मेरा नाम ट्रेनी है एंड मैं यहाँ की ड्राइड हूँ। और वो बताती है कि तुम लोगों ने जंगल में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तहस नहस मचाया रखा है एंड इसलिए मैं तुम्हें इस जंगल से निकलने का आदेश देती हूँ। एंड फिर यहाँ पे ट्रेनी अपनी मैजिक एबिलिटी का यूज करके एक फेरी को स्पॉन करती है एंड उससे अटैक करवाती है। एंड भाई ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लैपलेस का एक हाथ कटकर गिर जाता है। एंड लैपलेस यहाँ पे बोलता है कि तुमने तो हमें बात करने का भी मौका नहीं दिया। एंड फिर एलिमेंट बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, सारी चीजें हमारे प्लानिंग के हिसाब से चल रही है। एंड वो दोनों यहाँ पे स्मोक का यूज करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। एंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऑर्क के कमांडर एंड गाबरू की यहाँ पे फाइट हो रही होती है, जिसपे गाबरू बहुत ही पूरी तरह से पिट रहा होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे गाबरू हार नहीं मान रहा होता है, वो अपना सारा का सारा दम लगाकर उससे लड़ रहा होता है क्योंकि अभी उसको अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गाबरू यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करता है, जिसको यहाँ पे ऑर्क कमांडर बहुत ही आसानी से डिफेंड कर देता है। एंड इसके बाद भाई मेन सीन शुरू होती है, जहाँ पे ऑर्क का कमांडर अपना स्पेशल मूव यूज करता है और उस मूव का नाम होता है कियोस ईटा। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 3 अलग तरह की शेडोज यहाँ पे गाबरू को खाने के लिए आगे बढ़ रही होती हैं। पीछे से यहाँ पे गाबरू के साथी बोल रहे होते हैं क्या हम भी आपकी मदद करें, जिसपे गाबरू बोलता है नहीं, ये 1-on-1 फाइट है। एंड यहाँ पे गाबरू बोलता है तुम सब पीछे रहो। एंड फिर गाबरू बोलता है तुम मुझको खाना चाहते हो क्या। एंड फिर गाबरू गुस्सा कर उसके ऊपर से हमला करता है, जिसको जनरल अपनी शील्ड से डिफेंड कर लेता है। एंड गाबरू बोलता है इसकी शील्ड इसके पास कैसे आ गई। और यहाँ पे ऑर्क का कमांडर बोलता है कि लिजर्ड मैन यहाँ पे जमीन में रेंगने के लिए बने है और अपनी मौत को तुम बन चुके हैं और ये सब हम लोगों को रीमरू ने किया है। एंड फिर बेनीमारू यहाँ पे ब्लैक लाइट पकड़ता है और बोलता है अभी भी वक्त है, अपनी हार बांध लो वरना तुम लोग यहाँ पे जलकर राख हो जाओगे। एंड नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि रीमरू ऊपर से देख रहा होता है और ये सब बेनीमारू कर रहा होता है और ये सब पावरफुल अटैक यहाँ पे बेनीमारू कर रहा होता है, जिसपे रीमरू कहता है ये तो काफी ज्यादा औसम है। एंड यहाँ पे ऑर्क का कमांडर बोल रहा होता है कि एक जंगली कुत्ता एंड एक गॉब्लिन मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, जिसपे यहाँ पे रंगा गुस्साते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं एक जंगली कुत्ता तुम्हारा क्या क्या कर सकता है। और भाई यहाँ पे रीमरू देखता है कि चारों तरफ यहाँ पे बादल छा रहे हैं एंड देखते ही देखते वहाँ पे तूफान भी आना शुरू हो जाता है एंड यहाँ पे ब्लैक लाइटनिंग की बरसात होना भी शुरू हो जाती है। एंड भाई फिर हमें गेट सेज बताती है कि ये रंगा की पावर है और इस एबिलिटी का नाम है डेथ स्टॉर्म। एंड भाई उसमें वो कमांडर फंस जाता है एंड उसकी बहुत ही बुरी इंजरी भी हो जाती है। एंड हमें यहाँ पे दिखाया जाता है रंगा यहाँ पे इवॉल्व हो रहा होता है और इवॉल्व होते होते वो यहाँ पे एक बन जाता है टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ, जिसमें वो बोलता है तुम वुल्फ को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि बेनीमारू ने यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मचाई रखी हुई है एंड हाकुरो भी अपनी स्वॉर्ड का यूज करके सबको काट रहा होता है और उन दोनों ने मिलकर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई होती है। फिर हारुको बोलता है कि हम सब ग्रेट रीमरू के अंडर में काम कर रहे हैं और अगर हम इस सब और से कमजोर हो जाएंगे तो हम लोगों के ऊपर लानत है कि हम रीमरू के अंदर काम कर रहे हैं। एंड फिर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि काफी सारे ऑर्क शियोन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं एंड फिर शियोन अपनी यहाँ पे स्वॉर्ड घुमाती है, जिससे इतना ज्यादा पावरफुल अटैक पड़ता है कि भाई वहाँ की जमीन भी फट जाती है और इसका इम्पैक्ट काफी दूर तक जाता है, जिससे काफी सारे ऑर्क मरते चले जाते हैं। एंड फिर रीमरू वहाँ पास आकर देखता है कि वहाँ पे जमीन पे पूरा छेद हो चुका है एंड शियोन रीमरू से पूछती है कि सर मैंने कैसा काम किया एंड दूर रह जाती है। शोई यहाँ पे उस राजा को छुड़ा लेता है एंड जिसपे लिजर्ड किंग बोल रहा होता है कि तुम लोगों का अलायंस कैसे फॉर्म हुआ, तो जिसमें लिजर्ड किंग की बेटी बोलती है कि आपके न होने पर मैंने अलायंस फॉर्म किया है। एंड भाई फिर हम लोग देखते हैं कि इनके सामने यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा ऑर्क आ जाता है एंड जिसको शोई अपनी थ्रेड वाली एबिलिटी यूज करके पूरा बांध देता है। एंड ये सब देखकर उस राजा का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि भाई इन लोगों के पास इतनी पावर कैसे है। एंड ये लिजर्ड मैन बोल रही होती है कि इसकी टेक्निक देखकर ये सब लोग ऐसे ही हैरान हो जाते हैं। एंड फिर शोई बोलता है कि तुम गंदे से गेलमेंट, हम तुम्हारे इस ऑर्क से हारने वाले नहीं है। एंड भाई शोई उस ऑर्क को पीसेस में काट देता है, जिसको देखकर भाई सब लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड ये लिजर्ड मैन बोल रही होती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका है। एंड फिर गेलमेंट ये सब देख रहा होता है एंड वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है एंड वो अपना क्रिस्टल भी तोड़ देता है एंड वो बोलता है कि ये गंदे से जानवर अपने आप को समझते क्या है। एंड वो बोलता है कि मेरे अच्छे खासे प्लान में इन लोगों ने पानी फेर दिया। एंड फिर गेलमेंट उड़ता उड़ता जा रहा होता है एंड बोल रहा होता है मुझे पता लगाना होगा इन सब के पीछे कौन है और इन सब गंदे से जानवर को कौन इवॉल्व कर रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग तभी हमको और लॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसके मत्थे में एक रूबी कलर का स्टोन भी लगा होता है। एंड रीमरू अपनी टेलीपैथी वाली स्किल यूज करके सबको बता देता है कि मैंने और लॉर्ड को ढूंढ लिया है। एंड वो अपना मास्क पहनता है एंड बोलता है और लॉर्ड अब तुमने बहुत तबाही मचा ली, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।